ओके, ठीक है। सबको गुड इवनिंग फिर से एक बार। अच्छा सर, देखो, ये आज का क्लास कंपनी लॉ का क्लास है। हाँ, तो कंपनी लॉ, दैट इज़ कंपनीज एक्ट 2013 के नाम से भी जाना जाता है ना सर? कंपनी लॉ या फिर कंपनीज एक्ट 2013। तो इसमें एक्चुअली एक चैप्टर का डिस्कशन चल रहा था। जो लोग लास्ट क्लास मतलब इस चैप्टर का डिस्कशन में स्टार्टिंग से नहीं थे, 2-3 क्लासेस है, मैं उनको शेयर करूंगा तो आपको सारा रिकॉल हो जाएगा। पर जो लोग थे, लेकिन सर आज का क्लास प्रॉब्लम नहीं करेगा, बिकॉज आज एक बड़ा ही पॉपुलर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही पॉपुलर टॉपिक, जैसे कि मैं स्पेशली सोमोन्निता, अनुज, इन लोगों को बोलूँगा कि सर इससे पहले का जो इसी टॉपिक के ही प्रीवियस क्लासेस है, आई विल शेयर विथ यू। सो फिर आप लोग कनेक्ट इजीली हो जाओगे, ठीक है। अच्छा, तो ये जो टॉपिक है इसका नाम है सर एजीएम, ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग। ऐसे तो ये कंपनी मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का जो पूरा एरिया है उसको कवर करता है, लेकिन अगर स्पेसिफिक टॉपिक क्या है, कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। आप लोग शायद सुने होंगे सर, शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एजीएम के बारे में नॉर्मली उनको ज़्यादा कनेक्शन है जो लोग स्टॉक मार्केट के साथ कनेक्टेड है। मतलब जो लोग किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट वगैरह करना पसंद करता है तो कंपनी का एजीएम उनको बड़ा ही इम्पॉर्टेंट लगता है, और इसलिए वो लोग हमेशा सोच में रहते हैं कि कब कंपनी एजीएम बुलाएगा, कंपनी क्या डिसीजंस लेगा, बिकॉज एजीएम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर प्रिया है, रोशनी है, दे आर, इवन स्नेहाशीष इज ऑल्सो हियर, बट स्नेहाशीष अभी न्यू है। बट प्रिया को तो ज़रूर पता है, रोशनी को भी पता है कि सर जब भी किसी कंपनी का मार्केट में एजीएम होता है तो शेयर मार्केट में उस पर्टिकुलर कंपनी का एक अलग ही हलचल होता है। एम आई राइट प्रिया? अगर आपको मेरा आवाज़ आ रहा है तो आप बोल सकते हो। हाँ सर, हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट ही रहता है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज वहाँ पर कंपनी अपने बारे में, मतलब अपना जो भी फिनेंशियल डिसीजंस है वो बताते हैं। अगर आप लोग शेयर मार्केट के बारे में नहीं जानते ज़्यादा, डजेंट मैटर सर, लेकिन जानो सर, ऑब्वियसली जानो, इन्वेस्ट करो ना करो, ज़रूरी नहीं कि पैसा लगाना ज़रूरी है, नहीं, नॉट लाइक दैट। बट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंपनीज एक्ट, मैं हर क्लास में बोलता रहता हूँ, ऐसा नहीं कि इसी क्लास में बोल रहा हूँ। तो फिर ऐसा लगता है कि सर आप स्टॉक मार्केट को बड़ा ज़्यादा ही प्रमोट कर रहे हो। हाँ सर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रमोट तो करना पड़ेगा, बिकॉज स्टॉक मार्केट इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम का एक क्या बोलूँ सर, हब है, ठीक है। तो अगर स्टॉक मार्केट अच्छा होता है ना तो उसके ऊपर डिपेंड करके पूरा का पूरा बिजनेस बिजनेस सिस्टम जो इकोनॉमी में है वो सारा का सारा अच्छा होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत इमेंस अपॉर्चुनिटी इंडिया में स्टॉक मार्केट ग्रोथ का। और जितना स्टॉक मार्केट ग्रो करेगा उतना सीएस का बोलवाला होगा, सीएमए का बोलवाला होगा, बिकॉज बिजनेस डेवलप करे होगा तो ऑटोमेटिकली चार्टर्ड का डेवलप होगा, सीएस का डेवलपमेंट होगा, सीएमए का डेवलपमेंट होगा, मोर अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज बिजनेस इज ऑल अबाउट मनी। बिजनेस इज ऑल अबाउट मनी, और जितना मनी इन्वॉल्व होगा बिजनेस पे, बिजनेस के लिए कैपिटल आएगा, बिजनेस वो पैसा को यूज करके, कैपिटल को यूज करके मार्केट में यूज करके उसको बिजनेस करेगा, देश का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा, बिकॉज न्यू न्यू प्रोडक्शन होगा, इनोवेशन होगा, एकदम डायरेक्ट कनेक्शन है। तो ऑटोमेटिकली बिजनेस होगा तब जाके जॉब क्रिएट होगा, सिंपल बात है। तो सर जॉब में पहुंच गए आप? नहीं सर, जॉब में नहीं पहुंचे, लेकिन पॉइंट इज दैट कि वाई दिस कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट इसलिए है क्योंकि ये जो पूरा बिजनेस वर्ल्ड है इसको मैनेज करना है, इसमें लीगलिटीज इलीगलिटीज बहुत सारा है, पैसा उड़ रहा है सर, सीरियसली। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो देखने में लगता है कि इट्स लुक लाइक अ मिडिल क्लास कंट्री, लोअर मिडिल क्लास कंट्री इन जनरल लुक्स जो है इंडिया का। हाँ सर, आप सिर्फ वो रिच बॉलीवुड को मत देखना, बॉलीवुड के बाहर भी भारत है। ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में जैसे रोमांस होता है ना, हर रोमांस ऐसा नहीं होता। बॉलीवुड में जैसे लोगों का, मतलब एक जन मुझे एक बार बोल रहा था कि मुझे तो बचपन में ऐसा लगता था कि कॉलेज सिर्फ करण जौहर के मूवीज में जैसे होते वैसा ही होता है। क्या सच में ऐसा होता है सर? कॉलेज करण जौहर की मूवी वाला होता है क्या रियल में? हाँ बताना सर। नो सर। नो सर। तो तो एक्चुअल जो इंडिया हम लोग करण जौहर की मूवी में देखते हैं वो तो रियल नहीं है। हाँ वो भी है, वो रियल है, बट फिर भी वो भी होता है, बट एक पर्टिकुलर सेक्शंस के लिए। मेरा कहने का मतलब एकदम सिंपल है कि ये जो पैसा उड़ रहा है, इसीलिए मैं बोला कि पैसा बहुत है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, पैसा बनाना पड़ता है, उस पैसा का कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सर लास्ट, मतलब ये तो 2021 है, अगर आप थोड़ा पीछे चले जाओ ना, अप टू 1700 तक इंडिया वर्ल्ड में सबसे लीडिंग कंट्रीज हुआ करता था। इसीलिए तो बार बार अटैक हुआ है, बार बार फॉरेन नेशंस आके हमको, हम इंडिया को लूटने का कोशिश नहीं किया सर, लूटा भी, मारा भी, काटा भी, लेके भी गया,
अपना देश को भी रिच बनाया, फिर भी हम लोग नहीं मरे। इतना लूटना काटने के बाद भी अगर कोई कंट्री मरता नहीं है ना, फिर भी उठने का साहस रखता है, मतलब कुछ तो बात है सर। ऐसे ही नहीं कहा जाता था पुराने दिनों में, द गोल्डन बर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड, सोने की चिड़िया। तो सर ये सोने की चिड़िया में क्यों सोने की चिड़िया? बिकॉज ऑफ बिजनेस। वैसे पुराने दिनों में स्पाइसेस बिजनेस के लिए जाना जाता था, स्पाइसेस मसाला। हाँ सर, जानते हो ये पूरा का पूरा वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स मसाला के लिए जाना जाता है सर। तो आज भी है, लेकिन आज के रेट पे और भी वर्सेटिलिटी आया है इंडिया में, और उसको और ज़्यादा करना है। तो ये सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट तो बहुत सारा है बिजनेस के लिए। लेकिन सर आप एजीएम बताने जा रहे थे, इतना सब स्टोरी क्यों बता रहे हो? सर वही तो मैं बोलना चाहता कि अगर बिजनेस जो होता है ना सर, वो नेचुरल रिसोर्स से होता है, और इस बिजनेस का जो मॉडल है ये नेचुरल रिसोर्स को यूज करके ही बढ़ता है। अगर आप बिजनेस को समझोगे तो फिर एजीएम पढ़ने का इच्छा करेगा, आपको समझने का मन करेगा। कि नहीं तो सिर्फ एजीएम ये होता है, एजीएम वो होता है, मैं 2 मिनट बोलूंगा आप 10 मिनट रटोगे, मैं 2 मिनट बोलूंगा आप 10 मिनट रटोगे, फिर 15 मिनट बाद आप भूल जाओगे। लेकिन अगर आपको पता है ना कि वजूद क्या है, क्यों पढ़ना है एजीएम को, क्यों ये कंपनी मीटिंग, क्यों एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानना है, तब आपको समझ आएगा कि सर इतना क्यों फालतू में बक रहा है। हाँ मैं फालतू में ही शायद बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी ज़रूरी है। अगर बैकग्राउंड समझो तो आप सीरियसली समझ सकते हो कि इसके पीछे का कारण क्या है। चलो सर, वही मीटिंग के बारे में डिस्कस करना है, और मैं आपको रियल लाइफ में कंपनी का जो एक्चुअल मीटिंग का भी डिटेल्स दिखाऊंगा। ठीक है, कुछ कंपनीज का कुछ डेमो तो दिखा ही सकते हैं। तो चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, और आपको कंपनी का जो मीटिंग है, मीटिंग के ऊपर क्या रूल्स रेगुलेशंस है, और मीटिंग क्यों बुलाए जाते हैं, उसके बारे में कुछ डिस्कशंस। ऐसे बहुत सारा डिस्कशंस लास्ट 2 क्लासेस में हो गया है, बट फिर भी आज भी काफ़ी वाइटल कुछ एरियाज है, उसको कवर करेंगे। ठीक है सर? ओके सर, आप बोल रहे तो सुनना तो पड़ेगा। हाँ सर, सुनना तो पड़ेगा, कुछ देरों के लिए तो सुनना पड़ेगा। ओके, तो बेसिकली टुडेज डिस्कशन टॉपिक क्या है सर? जनरल मीटिंग्स। ओके, जनरल मीटिंग्स। आप देख सकते हो क्या स्क्रीन सबको शेयर है? बताइएगा थोड़ा, क्या स्क्रीन शेयर्ड है? यस सर। यस थैंक यू सर। सर। ओके सर, चलो सर, जितना प्रैक्टिकली हो सकता है उतना ही समझेंगे, बट प्रैक्टिकल के साथ साथ लॉ को भी समझना है कि जिसको जिस तरह से बिजनेस को मैनेज किया जा रहा है, हमें उसे भी समझना पड़ेगा। तो अगर थोड़ा सा ध्यान दो, द गिवन इन द कंपनीज एक्ट 2013, द एक्ट डिस्क्राइब 2 टाइप्स ऑफ जनरल मीटिंग्स। ऐसे कंपनीज एक्ट 2 तरह का जनरल मीटिंग के बारे में बात करता है। किसका जनरल मीटिंग सर? सर कंपनी का जनरल मीटिंग, कंपनी जनरल मीटिंग बुलाते हैं। और जनरल मीटिंग 2 तरह का होता है, एक होता है एजीएम, दूसरा होता है ईजीएम। एजीएम के बारे में सेक्शन 96 में कहा गया कंपनीज एक्ट में, और ईजीएम के बारे में सेक्शन 100 में कहा गया। सेक्शन याद रखना है, यस, यू हैव टू रिमेंबर, सेक्शन याद रखना है सर। ठीक है, तो एजीएम बताया गया सेक्शन 96 में, एंड ईजीएम बताया गया सेक्शन 100 में। ठीक है, तो लेकिन उससे पहले मैं चलो आपको कुछ कंपनीज का मीटिंग के बारे में एक बार शो करता हूँ कि कंपनी जब मीटिंग बुलाते हैं तो किस तरह से बुलाते हैं। आप भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन फाइंड आउट तो इंसान तब करता है ना, रिसर्च तब करता है जब ज़रूरत पड़ता है। जो लोग स्टॉक मार्केट के साथ है, जैसे कि मैं रोशनी का बात कर रहा था, प्रिया का बात कर रहा था, ठीक है, स्नैच भी है आजकल स्टार्ट किया है, सबको ही नहीं है मुझे पता, या फिर अगर कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि मेरे पास ही पड़ता हो, अगर स्टॉक मार्केट में कुछ भी कर रहा है तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप मार्केट के साथ कनेक्टेड हो तो आपको कंपनी का न्यूज़ ज़रूरी है। जैसे कि आप देख सकते हो मैं इन्फोसिस के साइट में हूँ करेंटली। कहाँ पर हूँ सर? इन्फोसिस के वेबसाइट में। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर? इतना बताइएगा। हाँ सर। हाँ सर। इन्फोसिस इज अ बिग आईटी कंपनी सर इंडिया में, टीसीएस के बाद सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है इंडिया में, बड़ा ही इनोवेटिव कंपनी है, नाम ज़रूर सुने होंगे आप लोग। ठीक है, हाँ हाँ हेलो, कोई कुछ कह रहा है क्या? म्यूट कर लो सर, म्यूट कर लो। ओके, ठीक है, तो इसका आप देख सकते हो यहाँ पर 39th एनुअल जनरल मीटिंग बुलाया था। किसने? इन्फोसिस ने। कब बुलाया था सर? 2020 को। ऑब्वियसली 2020 से तो कोरोना आ गया था ना सर, 2019 के दिसंबर से ही आ गया था, इसीलिए तो कोविड-19 है। बट कोविड 2021 चल रहा है, हम लोग बस अभी वेव बताते, वेव 1 वेव 2 कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो इसलिए क्योंकि कोविड पीरियड का मीटिंग था, तो 39th एनुअल जनरल मीटिंग था। ठीक है सर, हर साल एक बार करना ही पड़ता है, लेकिन
कब, क्यों, कैसे, सब बताएंगे। वही तो चर्चा करना है कंपनीज एक्ट में। नहीं करता है तो पेनल्टी लगता है, मजाक नहीं है। क्यों सर? क्योंकि कंपनी अपना डिटेल्स, पब्लिक के पैसे से बिजनेस करता है, तो कंपनी को अपना डिटेल्स बताना पड़ेगा लोगों के सामने, एनुअल जनरल मीटिंग में बताना पड़ेगा। तो 39th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी वाज हेल्ड ओवर वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑन सैटरडे जून 27, 2020। ये लेटेस्ट है वीडियो कॉन्फ्रेंस वाला, जैसे हम लोग भी आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंस में ही पढ़ाई कर रहे हैं, सिमिलरली कंपनी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में क्या कर रहा है, मीटिंग कर रहा है। ठीक है सर। तो टाइम भी बता दिया, क्या डिस्कस करेगा, एनुअल रिपोर्ट का डिस्कशंस होगा। एनुअल रिपोर्ट में क्या आता है सर, मैनेजमेंट क्या सोच रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा कभी एनुअल रिपोर्ट, बहुत सारा एनुअल रिपोर्ट मेरे पास ऑल टाइम पड़ा रहता है। एनुअल रिपोर्ट किसका, पता नहीं क्या निकलेगा, बट कुछ तो निकल जाएगा। ये टाटा का एनुअल रिपोर्ट है, हाँ 384 पेजेस का है, आप देख सकते हो। दिस इज टाटा का 2019-20 का एनुअल रिपोर्ट है। वो सर क्लासेस में ना, वो शेयर मार्केट क्लासेस में चर्चा चलता रहता है, तो रैंडमली कुछ भी लिखता हूँ तो मेरे यहाँ पर ओपन हो जाता है। ठीक है, ये देखो सर, ये टाटा का पूरा बिजनेस, उसका बिजनेस डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हो, कंपनी का पीएल, बैलेंस शीट, एवरीथिंग। ठीक है, हर चीज़ का डिस्कशन होता है एनुअल जनरल मीटिंग में। तो फिर ये डिस्कशंस करके जो मैनेजर्स है ना सर, कंपनी का जो टॉप लेवल एम्प्लॉइज है, मतलब स्पेशली जो कंपनी का डायरेक्टर्स हैं, सीईओ है, वो कंपनी के बारे में बताते हैं लोगों के सामने। ठीक है, वो कंपनी के बारे में लोगों को बताते हैं, कंपनी का शेयर होल्ड मतलब पीएल, बैलेंस शीट का डिटेल्स बताते हैं। ठीक है, और सर उसको देख के लोग क्या करते हैं सर, जैसे आप देख सकते हो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेटा है। ठीक है, ये सब डेटा को डिक्लेयर करते हैं, और ये डेटा डिक्लेयर करने के बाद, इस डेटा को देख के, इस डेटा को पहचानने के बाद, ये सब ऑडिटेड होता है सर। ठीक है, ये सभी का सभी चीज़ें ऑडिटेड होता है। ठीक है, नोट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एवरीथिंग जो आप लोग आजकल अकाउंटेंसी सीख रहे हो, ठीक है, वही सब चीज़ों का पार्ट है, सब वेरी प्रैक्टिकल। आप लोग जॉब का जो सपना देख रहे हो ना सर मल्टीनेशनल कंपनीज में, वो सब जॉब जब करने जाओगे तो आपको ये सब समझ होना चाहिए उससे पहले। ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही मिल जाएगा, बस पास करने से भी नहीं होगा, सिर्फ पास करने से भी नहीं होगा, विथ प्रॉपर एंड साउंड नॉलेज। हाँ, तभी पास भी तभी होते हैं लोग। ठीक है सर। तो यहाँ पर सारा का सारा डिटेल्स दिया हुआ है सर, ये सब डिटेल्स का चर्चा होगा कंपनी में, और वो चर्चा लोगों के लिए ज़रूरी है। किसके किसके लिए ज़रूरी है सर? ऑब्वियसली लॉट्स ऑफ क्या बोलते हैं सर, यूजर्स। ठीक है, जैसे कि सबसे ज़्यादा मैं बात करूँ तो शेयर होल्डर्स, जो एक्चुअली कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जिसके पैसे से कंपनी का बिजनेस चल रहा है। उसमें प्रोमोटर खुद भी है, और प्रोमोटर को छोड़ के दूसरा म्यूचुअल फंड कंपनीज है, LICI, हम लोग LIC में पैसा डालते हैं तो वो भी कंपनी में पैसा डालते हैं सर। फिर छोटा छोटा हम आप जैसे इन्वेस्टर्स, जिनको बोलते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, इनको ज़रूरी है। फिर जैसे कंपनी में जो लोग लोन देते हैं ना, लाइक बैंक्स, उनको भी चाहिए होता है। ठीक है, बात समझ रहे हो ना सर? जो लोग कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हैं उनको भी चाहिए होता है। तो जिन्हें जिन्हें डिटेल्स चाहिए वो सब एनुअल रिपोर्ट देखता है, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट में ही कंपनी अपने बारे में बोलता है, और ये जो भी वो अपने बारे में बोलता है वो एनुअल जनरल मीटिंग में डिस्कस करता है, और यही डिस्कशन सबको जरूरी है। एनुअल रिपोर्ट में ही पता चलता है कंपनी का हाल हकीकत, फ्यूचर प्रेडिक्शंस, फ्यूचर में उसका ऑब्जेक्टिव, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये पता लगाना इन्वेस्टर्स के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं, स्टॉक मार्केट में जो लोग पढ़ाई करते हैं उनको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, मतलब फंडामेंटली कंपनी का सिचुएशंस देखना। बैंक भी कंपनी को लोन देते हैं उसका फंडामेंटली एनालिसिस करके, तब जाके कंपनी को लोन मिलता है। करप्शन होता है वो अलग बात, उसमें नहीं बात करेंगे अभी। ठीक है लेकिन मेन कॉन्सेप्ट में बात करते हैं कि ये एजीएम का डिटेल्स इतना जरूरी क्यों है, और एजीएम कब करना है, नहीं करना है, नहीं करेंगे तो झंडा गाड़ देंगे, झंडा कैसे गाड़ते हैं सब बताएंगे सर। वही तो बताने का मेन इरादा है, वही कंपनीज एक्ट आपको सिखाना भी चाहते हैं। ठीक है, तो एज ए चार्टर्ड, एज ए कंपनी सेक्रेटरीज, यू हैव टू नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, कि कंपनी अगर एजीएम करेगा तो कैसे करेगा, क्या प्रोविजंस मेंटेन करना होता है, वही सब जानेंगे सर। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर क्या देखे सर, ये एनुअल रिपोर्ट देखे। ठीक है, तो एक सेकेंड सर। तो इस तरह से एडिशनल इंफॉर्मेशन, सब्सिडियरीज, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, इन्फोसिस फाउंडेशन एनुअल रिपोर्ट, एजीएम वोटिंग रिजल्ट्स देख सकते हो सर। तो ये सारा का सारा डिस्कशन होता रहता है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज का, अगर आप थोड़ा सा आंख डालो ना, ये मनी कंट्रोल है सर, जहाँ पर शेयर का इन्फॉर्मेशन मिलता है। एक ऐसा ऐप है सर, ये वेबसाइट्स भी है, मनी कंट्रोल बड़ा पॉपुलर ऐप में से एक है। ठीक है, जैसे रिलायंस का शेयर्स करेंटली जिस रेट में चल रहा है वो दिख रहा है यहाँ पर। अगर आप थोड़ा सा डेटा देखो कॉर्पोरेट एक्शंस में, ठीक है, जस्ट लुक हियर, क्यों मनी कंट्रोल कॉर्पोरेट एक्शंस को इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है, क्यों बोर्ड मीटिंग्स, एजीएम, ईजीएम, डिविडेंड, बोनस, फ्लीट, राइट्स, these are all important concept for the share market, for the company's investment purpose, for giving loan to the companies, these all are important.
अगर इंपॉर्टेंस ही समझोगे, जैसे बैंक, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट बैंक में जॉब करते हैं तो उनको कंपनी का डिटेल्स चाहिए होता है। वो डिटेल्स में क्या चेक करता है? यही सब तो चेक करता है। इसका प्रॉपर एनालिसिस करके फिर जाके बैंक को करोड़ों का 10 लाख का लोन हो, 10 करोड़ का लोन हो, 300 करोड़ का लोन हो, तब प्रोवाइड किया जाता है। हाँ, उसके साथ देखा जाता है कि कंपनी का फ्यूचर, बिजनेस, एवरीथिंग, बट दीज आर दी बेसिक क्राइटेरिया, दीज आर दी बेसिक क्राइटेरिया। ऐसे आप देख सकते हो रिलायंस का लास्ट एजीएम का डेटा जो यहाँ पर अवेलेबल है, दैट इज 15 जुलाई 2020 को। ठीक है, देख पा रहे हो क्या आप? एजीएम हुआ था रिलायंस का। ठीक है, फिर उससे पहले हुआ था 12 अगस्त 2019 को, फिर उससे पहले हुआ था 5 जुलाई 2018 को। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग एजीएम डेट में कंपनी अपने बारे में बताते हैं, कंपनी अपने अकाउंट्स को डिक्लेयर करते हैं, डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। ये सब कुछ बातें सर हम लोग लास्ट क्लासेस में भी चर्चा किए थे। हाँ सर, आगे बढ़ो। ओके सर, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने का काम करते हैं। तो चलो सेक्शन 96 दैट इज एजीएम के बारे में थोड़ा डिटेल्स हो जाए। Section 96 subsection 1 of the Companies Act 2013 states that every company whether public or private except 1% company, ये 1% कहाँ से टपक गया? अरे सर, आप लोगों को पता नहीं है, ये 2013 कंपनीज एक्ट में ना एक न्यू सिस्टम आया है। आप अकेला भी एक कंपनी खड़ा कर सकते हो। आप लोग जानते हो सर, जो लोग बेसिक ऑफ कंपनीज एक्ट पढ़े थे उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो बाद में पढ़ेगा फिर से बेसिक्स ऑफ कंपनीज एक्ट। लेकिन क्या आप लोगों को याद आ रहा है सर, 1% कंपनी के बारे में डिस्कशन हुआ था? यस सर, यस सर, ओपीसी। ओपीसी, ठीक है। मतलब पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ऐसा नहीं होता था, तो फिर अचानक कहाँ से आ गया? इसलिए आ गया सर क्योंकि इंडिया चाहते हैं कि इंडिया का बिजनेस आगे हो जाए। इंडिया चाहता है कि इंडिया बिजनेस में वर्ल्ड में टॉप करे। सर क्या हो रहा है ऐसा? हाँ सर, मैं आपको एक न्यूट्रल रिपोर्ट दिखाता हूँ। न्यूट्रल रिपोर्ट, क्योंकि पहले ना लोग सोचता था कंपनी कंपनी एक इंसान कैसे बना सकते हैं? कंपनी बनाने के लिए तो बहुत सारा लोगों का दरकार है। एज पर अगर रूल्स देखो, आप लोग बचपन में बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ते थे। हाँ सर, कि पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7 मेंबर और मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर। हाँ सर, सिमिलरली प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। अब इतना संजन मिलके बिजनेस करेगा, केओस हो सकता है ना सर? तो बेसिकली इंडिया क्या चाहा है, धीरे धीरे इंडिया चाहता है कि उसका बिजनेस आगे बढ़े। तो उसके लिए ना सर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए। क्या चाहिए? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये सर एक न्यूट्रल सोर्स है, वर्ल्ड बैंक का सोर्स मैं आपको यूज कर रहा हूँ। हो सकता है वर्ल्ड बैंक मैनिपुलेट करेगा नहीं, बिकॉज उसका किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। वो एक कुछ पैरामीटर फॉलो करता है। मैं आपको पैरामीटर अभी नहीं सिखाने वाला हूँ, ये सभी पढ़ने का सिस्टम है। ये आजकल एक पढ़ाई आया है सर, वर्ल्ड में बड़ा पॉपुलर हुआ है सर, इकोनोमेट्रिक्स। मतलब उसमें डेटा को, जिसे आप लोग जानते हो, द कमिंग वर्ल्ड इज फॉर द ऑल अबाउट डेटा। तो इसमें फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक बड़ा पॉपुलर कॉन्सेप्ट आ रहा है इकोनोमेट्रिक्स। मतलब किसी भी डेटा को यूज करके उसको एक फाइनेंशियल ग्राफ के अंदर डाल के उसके एनालिसिस करना। ठीक जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो, ये वर्ल्ड का एक ऐसा मैप दिखा रहा है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहाँ कितना अच्छा है। कैसे पता चलेगा? ठीक है, जो ज़्यादा ब्लैक है वहाँ पर बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, मतलब इकोसिस्टम नहीं है, बहुत खराब हालत है। ठीक है, जो ज़्यादा ब्लैक है, जो हल्का मतलब थोड़ा ग्रीनिश है बट हल्का नहीं है, जैसे कि अगर आप देखो कि वर्ल्ड में बेस्ट बिजनेस करने का एरिया चाइना, यूएसए, ठीक है, रशिया, वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस, स्पेशली वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस, ठीक है, जर्मनी, फ्रांस, ठीक है, डेनमार्क, स्वीडन, इटली, दीज आर दी एरियाज। ठीक है, वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस, चाइना, रशिया, इधर ऑस्ट्रेलिया, इधर न्यूजीलैंड, ठीक है, सिंगापुर इधर में। ठीक है, ऐसा कुछ कंट्रीज है जो ईज ऑफ डूइंग में बेस्ट है। सर इंडिया थोड़ा सेकेंड कैटेगरीज में आते हैं, प्योर ग्रीन हालत में नहीं है, मतलब जो एकदम जो लाइट ग्रीन जो है, जो ईज है सर। ठीक है, और जहां आप ब्लैक देख रहे हो, मैक्सिमम अफ्रीकन नेशंस एंड मैक्सिमम नॉर्थ अमेरिकन नेशंस। ये एक देख रहे हो सर, बहुत ज्यादा काला दिख रहा है, सर वेरी वेरी ब्लैक। दिस कंट्री इज वेनेजुएला सर, दिस इज वेनेजुएला। इसका सिचुएशंस बहुत खराब है सर, लॉ एंड ऑर्डर, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल सिस्टम टोटली कंप्लीट एकदम टोटली गिर चुका है। पता नहीं सर ये कंट्री फिर से कैसे खड़ा होगा, बट सिचुएशन इतना खराब है, मतलब अगर खराब हालत इतना हो सकता है, आपको मैं क्या बताऊँ, इकोनॉमी जब खराब होता है कि अभी इंसान इंसान को मार के खा रहा है, इतना खराब हालत में आ गया है, इतना आप जान के चलो सर। मतलब भूख हड़ताल का ऐसा हालत है कि क्या बताऊं सर। ठीक है, चलो सर इतना गहराई पे नहीं चलते, एक डेटा ले लेते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंकिंग डिटेल्स। नंबर 1 में कौन दिख रहा है सर?
बस आप लोगों को बस कनेक्ट करना है सर, कंपनीज एक्ट को प्यार करो, बस यही मेरा कोशिश है, क्योंकि आप प्यार करोगे ना फिर मेरा काम आसान हो जाएगा। न्यूजीलैंड नंबर 1 में है सर, सिंगापुर नंबर 2, हांगकांग नंबर 3। सर इंडिया दिखा दो, बाकी जरूरी नहीं है। अच्छा ठीक है, इंडिया दिखा दो, कॉमन इंडिया दिखा दो। कहाँ गया रे सर इंडिया? ये चलो सर, खुशकिस्मत है हम लोग, थोड़ा सा कुछ सालों में हम लोगों ने कुछ बेहतर किया है। 2013 कंपनीज एक्ट इसके लिए बहुत बड़ा रीज़न है, आप लोग समझ सकते हो सर। 2013 कंपनीज एक्ट, जो ये न्यू एक्ट आया ना सर, ये पहले 1956 एक्ट ना इतना अच्छा एरियाज कवर नहीं करता था। 2013 कंपनीज एक्ट एक बहुत बड़ा मुश्किल आसान किया है सर। ऑब्वियसली ये कांग्रेस के पीरियड, एनडीए के टाइम पे जब मनमोहन सिंह एंड चिदम्बरम जी थे, उसी टाइम पे, मनमोहन सिंह के टाइम पे इसका मतलब रूट मैप बनाया गया था, बट इसका एप्लीकेशन एरिया चालू हुआ जब ये बीजेपी गवर्नमेंट का काल चालू हुआ तब से। एंड उसके बाद से 2014 के बाद से, अगर आप यहाँ थोड़ा सा यहाँ पर देखो, 2014 में ये देखो सर, 2014 देख रहा है सर, 2014 में इंडिया का रैंकिंग देखना, 2014 में इंडिया का रैंकिंग देखना, कहाँ चला गया इंडिया? ये 2014 में इंडिया, आई थिंक दिस वन 134 दिखाई दिया सर, 134। 2014 में 134 से 2019-20 में 63। गुड फीलिंग सर, गुड फीलिंग कि कम से कम बिजनेस करना आसान तो हुआ है। अब धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, बट इसके लिए कंपनीज एक्ट का बहुत बड़ा खेल है। ऐसे ही एक्ट नहीं बनता, एक्ट बनने से पीछे काफ़ी कुछ रूल्स रेगुलेशंस काम करते हैं। पहले क्या होता था ना, पहले ना एकदम स्टार्टिंग में सर, आप सोच सकते हो कि सर पहले इतना टफ क्यों था। पहले इतना टफ इसलिए था, ये इंडिया का पुराना जितना डेटा देखो, ठीक है, पुराना जितना डेटा देखो, ये पुराना डेटा में आपको थोड़ा 1634 ऐसा दिखेगा, बिकॉज उस टाइम पे ना कंट्रीज भी उतना नहीं था, तो थोड़ा कम कंट्रीज था, इसलिए रैंकिंग में थोड़ा हाई था। बट धीरे धीरे मुश्किल बढ़ा, एक टाइम तो ऐसा हुआ था कि 142 के आसपास आ गया था, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे इंडिया का बिजनेस रैंकिंग का जो डिटेल्स है वो अच्छा होने लगा। तो इसके पीछे मेन रीज़न है, पहले इंडिया में स्पेशली आफ्टर 47 इंडिया में ना बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट कंट्रोलिंग था हर काम में, किसी को कोई फ्रीडम नहीं था, कोई कुछ कर नहीं सकता था, कुछ भी करो सरकार के सामने झुको तो कुछ हो सकता है, ठीक है। वो हर बात बात में ब्राइब दो, हर बात बात में गवर्नमेंट आपको, मतलब स्पेशली ऑफिसर्स, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, उनके हाथ में बहुत ज़्यादा पावर था। सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज में जो लोग काम करते थे उन्हीं का सिर्फ मतलब मौका मिलता था हर चीज़ में। बट ये बात धीरे धीरे खत्म होना ज़रूरी था, बिकॉज हर बात में गवर्नमेंट इंटरवेनिंग हो जाएगा ना, तो फिर पब्लिक सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम हो गया था इंडिया के लिए, स्पेशली फॉर इंडिया, हर कंट्री का अपना अपना मुद्दा होता है। तो ये प्रॉब्लम को धीरे धीरे एक्ट के थ्रू से ईजी किया गया, अलग अलग बिजनेस को भी आने के लिए जगह दिया गया, और उसी का एक कारनामा है सर 1% कंपनी। अब कितना बन रहा है वो तो समय बताएगा सर, बिकॉज ज़्यादा दिन तो कुछ हुआ नहीं है, उसके बीच में कोरोना आ गया। बट सर प्रोविजन आया है, मतलब अगर आप करोगे तो आपको मौका मिलेगा, आप एक कंपनी खड़ा कर सकते हो, मल्टीनेशनल कंपनी भी खड़ा कर सकते हो अगर आप में दम है सर। सर कंपनी मतलब ऐसा नहीं कि आपको करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कंपनी आइडिया से बनता है। अगर आइडिया जनरेट कर पाओ, यू रियली कैन बिल्ड अ बिग बिग कंपनीज, जो भी आपका सपना है पूरा हो सकता है सर। सिर्फ कंपनी में जॉब करने का ही सपना क्यों, आप कंपनी बना के भी दिखा सकते हो, इट्स पॉसिबल, लॉ आपको अलाउ करता है। किसी का दरकार नहीं है आप अकेला। वो एक गाना था ना रविन्द्रनाथ टैगोर का, जोगी तोर डाक सुने के ना यहाँ से तबे एकला चलो रे, आई होप आप लोग जानते हो, इसका हिंदी में भी है। हाँ, अगर तेरी आवाज़ पे कोई ना आए तब एकला चलो रे, ठीक है सर, चल अकेला रे, हाँ चल अकेला रे। तो बेसिकली दिस इज 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट था। ओके सर, चलो फिर से लॉ में आ जाते हैं। तो सेक्शन 96 सब सेक्शन 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 स्टेट्स दैट every company whether public or private except 1% company shall hold an AGM every year and that gap between two AGM shall not be more than 15 months। हर कंपनी को हर साल मीटिंग करना पड़ेगा, मस्ट है, एजीएम करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है सर। नहीं करेगा तो वही सर, पब्लिक के पैसे से बिजनेस कर रहा है, बैंक के पैसे से लोन लेके बिजनेस कर रहा है। अगर आप बिजनेस लोगों के पैसे से कर रहे हो तो आपको उसका जवाब देना होगा, जिसका भी पैसा है, प्राइवेट कंपनी है तो भी, क्योंकि उसमें अलग अलग शेयर होल्डर्स है, सबको जवाब दो मीटिंग करके कि किसका पैसा का क्या सिचुएशन है, पैसा कहाँ गया है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, कहाँ रिटर्न आ रहा है, फ्यूचर ऑब्जेक्टिव क्या है। यू हैव टू शेयर दिस काइंड ऑफ थिंग्स विद द पब्लिक्स मनी, बिकॉज यू आर डूइंग ऑल द थिंग्स विद पब्लिक्स मनी। तो फिर आपको बताना पड़ेगा।
और पब्लिक अपना सोचेगा कि आपके कंपनी में शेयर रखेगा कि नहीं रखेगा, छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, वो उसके ऊपर है। लेकिन यू हैव टू से दिस, कंपनी को ये करना होगा। और क्या बोला सर, 2 AGM के बीच में कितना गैप होना चाहिए? शैल नॉट बी मोर देन 15 मंथ्स। ठीक है, मैं इसका और थोड़ा डिटेलीकरण करूंगा सर, थोड़ा और डिटेल्स बताऊंगा। The company shall specify the meeting as such, that is as AGM, in the notice calling it. नोटिस देता है, इसके ऐसे नोटिस के बारे में हम लोग इससे पहले क्लासेस में कर लिए हैं, जिनका मिस है मैं शेयर करूंगा इससे पहले वाला क्लासेस। ओके, अच्छा, होल्डिंग ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। होल्डिंग ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग का थोड़ा डिटेलीकरण। एनुअल जनरल मीटिंग शुड बी हेल्ड वंस एवरी ईयर। First AGM of the company should be held within 9 months from closing of the first financial year. ध्यान से सुनना, आपका पहला AGM, अगर आप फर्स्ट टाइम बिजनेस करने के लिए आ रहे हो फर्स्ट टाइम, तो जिस साल आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, जैसे फाइनेंशियल ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है इंडिया में सर? हाँ सर, इंडिया में फाइनेंशियल ईयर क्या क्या कॉन्सेप्ट है, कब स्टार्ट होता है कब खत्म होता है, कोई मुझे बताए, बोलो ना सर। फर्स्ट अप्रैल फर्स्ट अप्रैल 31st मार्च। थैंक यू सर, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो ईयर एंड कब हुआ सर? 31 मार्च को। तो सिंपल कहता है कि 31 मार्च को अगर फर्स्ट टाइम कंपनी आ रहा है, तो 31 मार्च को अगर ईयर एंड हो रहा है, तो विद इन 9 मंथ्स, उसके 9 मंथ्स के बाद, अंदर, बाद नहीं, उस विद इन 9 मंथ्स, जिस दिन 31 मार्च खत्म हो रहा है फाइनेंशियल ईयर, उसके 9 मंथ्स के अंदर आपको क्या कर लेना चाहिए? उसके 9 मंथ्स के अंदर आपको कंपनी का AGM कर लेना चाहिए, पहला AGM, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट AGM ऑफ द कंपनी। समझ में आया सर? हाँ, ये सिंपल, ये तरीका याद रखना सर। फर्स्ट AGM should be held within 9 months from the closing of the first financial year. Hence, it shall not be necessary for the company to hold any annual general meeting in the year of its incorporation. Hence, it shall not be necessary for the company to hold any annual general meeting in the year of its incorporations. That means, अगर कोई कंपनी 2020, अभी कौन सा चल रहा है सर? करंट फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है? करंट फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है, मुझे कोई बताए? 2021 नहीं सर, फाइनेंशियल ईयर करेंटली 21-22। थैंक यू सर। करेंट फाइनेंशियल ईयर इज 21-22। यस, तो अगर 21-22 में कोई कंपनी बन रहा है, इनकॉर्पोरेटेड हो रहा है, ठीक है, कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रहा है, तो उस कंपनी को AGM कब कर लेना चाहिए बोलो तो? क्या ये 21-22, सपोज मानो 1 अप्रैल को ही कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुआ, 1 अप्रैल को ही कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुआ 2021-22 में, तो क्या इस साल AGM करना जरूरी है? हाँ सर, तो सर नेक्स्ट साल मतलब 22-23 में जाके होगा ना? हाँ 9 लेकिन, महीने के हाँ, तो फिर सिस्टम क्या बोल रहा है? करेंट फाइनेंशियल ईयर क्या है? करेंट फाइनेंशियल ईयर, अगर इस पर्टिकुलर ईयर में फर्स्ट AGM का बात कर रहा है सर, फर्स्ट AGM, ओके, मतलब फर्स्ट टाइम कंपनी AGM करेगा, इसको बोलते हैं फर्स्ट AGM। तो करेंट फाइनेंशियल ईयर 21-22 जो स्टार्ट नॉर्मली क्या होता है, ठीक है, नॉर्मली क्या है, 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022, ठीक है। अब पॉइंट क्या है, अच्छा जरूरी है क्या हर कंपनी 1 अप्रैल को ही बने? अरे कोई कंपनी हो सकता है कि दिसंबर में बना, हाँ सर, कोई कंपनी 1 दिसंबर 2021 में बन सकता है, लेकिन उसका ईयर एंड तो 31 मार्च ही रहेगा ना। किसी का कंपनी 1 दिसंबर को भी बन सकता है, लेकिन उसका ईयर एंडिंग 31 मार्च को ही रहेगा, ठीक है। तो हिसाब क्या बताते हैं कि 31 मार्च खत्म होने के बाद 9 मंथ्स के अंदर, विद इन 9 मंथ्स, बाद में एग्जाम्पल कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, विद इन 9 मंथ आपको AGM कर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर अगर कंपनी 21-22 में बन रहा है, तो ये 21-22 में कोई AGM करना मैंडेटरी नहीं है, नॉट मैंडेटरी। इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कोई AGM करना मैंडेटरी नहीं है, बिकॉज वो फर्स्ट AGM है। तो फर्स्ट ईयर में जब भी कंपनी आता है, तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी AGM करेगा, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर कोई करेगा तो कर सकता है, बट मिनिमम कुछ बिजनेस होगा तब ना मीटिंग करेगा, बिजनेस होगा तब ना लोगों को बताएगा, शेयर होल्डर को बताएगा, लोन होल्डर को बताएगा, डिवेंचर होल्डर को बताएगा, क्रेडिटर्स को बताएगा, हाँ सर, गवर्नमेंट को जवाब देगा जो जरूरी है अगर कुछ भी, हाँ। तो
कुछ होगा तो ना मीटिंग करेगा, कुछ होगा नहीं तो मीटिंग करके क्या फायदा। वापस में मीटिंग कर सकता है, जो लोग कंपनी का बोर्ड मीटिंग वो हो सकता है, वो बोर्ड का लोग तो बात में मीटिंग करता ही है, लेकिन ये जनरल मीटिंग का बात है जिसमें सारे के सारे लोग होंगे। ठीक है, तो एनुअल जनरल मीटिंग शुड बी होल्ड वंस एवरी ईयर। ठीक है, First AGM of the company should be held within 9 months from the closing of the first financial year. Hence, it shall not be necessary for the company to hold any AGM in the year of its incorporation. So, point to be noted, sir. ठीक है, अब जैसे कि अनुज बता रहा था कि सर वो नेक्स्ट में चला जाएगा। हाँ ठीक है, हो सकता है कि 21 22 में ना हो, कि 22 23 में चले जाए, ऑब्वियसली, बिकॉज उस पर्टिकुलर ईयर में होगा नहीं तो फिर 22 23 में चला जाएगा। बट रूल तो, लेकिन वो एजीएम किस साल का होगा? वो एजीएम 21 22 का ही एजीएम होगा। ठीक है, मैं आपको आगे एग्जांपल देता हूं। लोग सब्सिक्वेंट एजीएम कब होगा? एक बार एजीएम हो जाए तो उसके बाद का एजीएम, मतलब ये फर्स्ट टाइम का बात नहीं है, पहला एजीएम के बाद वाला एजीएम। सब्सिक्वेंट एजीएम मीटिंग ऑफ द कंपनी शुड बी हेल्ड विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब आप जब भी एजीएम करो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दो एजीएम के बीच में कितना गैप होना चाहिए सर? दो एजीएम के बीच में कितना गैप मिनिमम होना चाहिए? 15 मंथ्स। ठीक है, दो एजीएम के बीच में मिनिमम 15 मंथ्स का गैप होना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। लेकिन जब बात हमारा ये वाला हो जाए कि नॉर्मल केस है, फर्स्ट एजीएम हो गया, अब फर्स्ट एजीएम हो गया तो नेक्स्ट एजीएम क्या है? सब्सिक्वेंट एजीएम। अब सब्सिक्वेंट एजीएम में क्या है कि अगर 21 22 में ही मैं मानता हूं कि वो पहला कंपनी नहीं है, वो सब्सिक्वेंट एजीएम कर रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, जैसे कि 31 मार्च अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है तो इसके 6 महीने के बाद करना होगा, अगर ये ओल्ड कंपनी है, एटलीस्ट 1 ईयर ओल्ड, एटलीस्ट 1 ईयर ओल्ड के केस में बता रहा हूं सर। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? सब्सिक्वेंट एजीएम। ठीक है, तो ये 31 मार्च के एंड का 6 मंथ्स के अंदर करना होगा, फाइनेंशियल ईयर एंड का 6 मंथ्स, विद इन 6 मंथ्स। तो अगर एक साल का भी पुराना कंपनी है तो विद इन 6 मंथ के अंदर आपको एजीएम कर लेना चाहिए, और एकदम न्यू कंपनी है तो फाइनेंशियल ईयर एंड के 9 मंथ के अंदर आपको एजीएम करना चाहिए। ठीक है, और दो एजीएम के बीच में आपको 15 महीने का गैप देना पड़ता है। मैं रुको सर, मैं आपको आगे आगे कुछ एग्जाम्पल्स और सिखाऊंगा ना, तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगा। पहले थोड़ा प्रोविजंस पे बात कर ले रहे हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। ठीक है, तो सब्सिक्वेंट एजीएम मीटिंग ऑफ द कंपनी शुड बी हेल्ड विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। द गैप बिटवीन टू एजीएम मीटिंग शुड नॉट एक्सीड, मतलब 15 महीने के अंदर होना चाहिए, 15 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब जितना भी कम हो फर्क नहीं पड़ता, 15 महीने से ज्यादा नहीं होना, शुड नॉट एक्सीड, पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, मिनिमम मतलब सॉरी मैक्सिमम गैप 15 महीना, मैं मिनिमम बोल रहा था, सॉरी, मैक्सिमम गैप 15 महीना। ठीक है, 15 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए दो एजीएम के बीच में गैप, शुड नॉट एक्सीड 15 मंथ्स। अगर ये पॉइंट क्लियर हुआ तो आप लोग अगर मुझे इजाजत दो तो मैं आगे जाऊंगा। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं सर? हेलो? हाँ सर, ओके ओके, सबने इजाजत दे दिया, थैंक यू सर। ओके, एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी पीरियड ऑफ एजीएम। अब दूसरा मेन बड़ा बात कि ये एजीएम का वैलिडिटी पीरियड का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इन case it is not possible for a company to hold an AGM within the prescribed time, the registrar may, for any special reason, extend the time within which any annual general meeting shall be held. In case it is not possible for a company to hold an AGM within a prescribed time, जो प्रेस्क्राइब टाइम था उस प्रेस्क्राइब टाइम के अंदर अगर मीटिंग नहीं हो पा रहा है, रजिस्टर मतलब आरओसी सर। ओके, रजिस्टर मतलब आरओसी, जहां पर कंपनी अपने आप को रजिस्टर करता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ऐसे हर स्टेट में एक एक करके रजिस्टर ऑफ कंपनीज होगा ही होगा। इंडिया में दो ऐसा स्टेट है जहां पर दो दो आरओसी है। क्यों सर? बिकॉज वहां पर कंपनी ज़्यादा है। सर कौन सा दो स्टेट्स है? सर एक है तमिलनाडु, दूसरा है महाराष्ट्र, बिकॉज वहां पर बिजनेस सिनारियोज ज़्यादा है, इसीलिए वहां पर एक आरओसी नहीं दो आरओसी है। सर बंगाल में आरओसी है सर? यस सर, है ना, बंगाल में आरओसी है। कितना भी आप एंटी बिजनेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखो, बट अप टू 1960 ये इंडिया का सबसे ज़्यादा जॉब बनाने वाला स्टेट था। ठीक है, प्राइड है हमारा, बट थोड़ा लॉस्ट ग्लोरी है, वापस लाना होगा। ठीक है, सबको मिलके काम करना होगा। मैं कभी कभी ना बड़ा मुझे खराब लगता है सर, तो खराब लगते में मैं ये सब बात कर लेता हूँ। वेस्ट बंगाल में अपना जो आरओसी है वो है आपका निजाम पैलेस।
निजाम पैलेस। वेस्ट बंगाल में स्पेशल कोलकाता मतलब निजाम पैलेस रविंद्र सदन में आता है सर, रविंद्र सदन निजाम पैलेस। एक साइड मोड़ पे उतर के टुवर्ड्स मिंटो पार्क सीएस इंस्टीट्यूट के तरफ जाना पड़ता है, और कुछ देर जाने के बाद राइट टर्न लेने से सीएस इंस्टीट्यूट भी आ जाता है। ठीक है सर, तो आप लोग समझ रहे हो ना। तो कंपनी को तो एजीएम करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सटेंशन भी करना दे सकता है। इन केस इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए कंपनी टू होल्ड एन एजीएम मीटिंग विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम, द रजिस्ट्रार में फॉर एनी स्पेशल रीजन एक्सटेंड द टाइम विद इन विच एनी एजीएम शैल बी हेल्ड। सच एक्सटेंशन कैन बी फॉर ए पीरियड, क्या पीरियड का बात करता है देखते हैं सर, नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ। ठीक है, वो जो मतलब अगर टाइम पे नहीं किया 3 मंथ का टाइम देगा, उसके अंदर कर लेना पड़ेगा। ठीक है, 3 महीने का टाइम देगा, उसके अंदर कर लो। नो सच एक्सटेंशन ऑफ टाइम कैन बी ग्रांटेड बाय द रजिस्टर फॉर द होल्डिंग ऑफ द फर्स्ट एजीएम। पहला एजीएम के लिए ऐसा कोई 3 महीने का टाइम नहीं है। क्यों नहीं है बोलो तो, क्यों नहीं है बोलो तो, फर्स्ट एजीएम के लिए कोई 3 महीने का टाइम क्यों नहीं दिया? हाँ सर, बोल सकते हो। सब्सिक्वेंट एजीएम पे 6 महीने का टाइम देके रखा है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट एजीएम में तो आपको 9 महीने का टाइम देके रखा है। फाइनेंशियल ईयर एंड 31 मार्च एंड होगा, 31 मार्च एंड होगा, उसके अंदर उसके बाद आपको 9 मंथ का टाइम दे रहा है कि भाई एजीएम करके दिखाओ। ठीक है, ऑलरेडी +3 है यहाँ पर। अगर सब्सिक्वेंट एजीएम आप मिस करते हो तो रजिस्टर आपको और 3 मंथ का एक्सटेंशन देता है, लेकिन वो 3 मंथ का एक्सटेंशन में अगर आप बाई चांस किसी कारण से नहीं करते हो तभी +3 स्पेशल रीजंस में हो सकता है, ऐसे नहीं। अगर कोई स्पेशल रीजंस में है तो ही है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी +3 है, बट इसमें +3 करना पड़ेगा, ये +3 इंक्लूडेड है। इसीलिए फर्स्ट एजीएम में कोई एक्सटेंशन नहीं मिलता, बट सब्सिक्वेंट एजीएम में स्पेशल रीजंस में एक्सटेंशन मिलता है। लॉजिक है कि नहीं? लॉजिक है कि नहीं? सिंपल कैलकुलेशन है, समझ में आया? अगर नहीं आया तो बताना। लॉजिक है कि नहीं? सर वापस रिपीट कीजिएगा सर। वापस रिपीट कीजिएगा तो सुन नहीं रहा है। तेरा ध्यान किधर है? तेरा पढ़ाई इधर है। एक मिनट थोड़ा इधर। हाँ, तेरा ध्यान किधर है? तेरा पढ़ाई इधर है। ध्यान रखो सर। ऐसे ऑनलाइन में है, ऑफलाइन होता तो ना थप्पड़ लगा देता। ठीक है सर, बुरा मत मान। ठीक है, मेरा हक है, जरूरत में मार सकता हूँ। अच्छा, अरे इतना प्यार से बोला, सुना नहीं ठीक से। हाँ, 31 मार्च को ईयर एंडिंग है। हाँ, कोई भी प्रीवियस ईयर का एंडिंग, सॉरी फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग कब होगा? 31 मार्च को होगा। ये सर नो? हाँ बोल। तो अगर 31 मार्च को एंड होगा तो विद इन 9 मंथ फर्स्ट एजीएम करना चाहिए, है ना। तो ये 9 मंथ के अंदर प्लस मतलब 6 महीना ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना, मतलब। लेकिन सब्सिक्वेंट एजीएम में टाइम क्या दे रहा है कि फाइनेंशियल ईयर एंड के 6 मंथ्स। तो क्या बता रहा है कि फर्स्ट एजीएम में आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, बिकॉज उसमें वो तो 9 मंथ का टाइम आपको पहले से ही देके रखा है, मतलब इसमें +3 इंक्लूड है, ऑलरेडी इंक्लूड है इसमें। लेकिन सब्सिक्वेंट में अगर कोई स्पेशल रीजन है तो तुम्हें +3 इंक्लूड करने के लिए बोल रहा है, मतलब वो आरओसी आपको दे सकता है। रजिस्टर ऑफ कंपनीज आपको और 3 महीने का एक्सटेंशन देने का बात करता है, लेकिन स्पेशल रीजंस के साथ, ऐसे ही नहीं। समझ में आया? हाँ सर। अब कृपा करके ध्यान रख। हाँ, कृपा करके ध्यान रख। ये मैं बार बार बोलता रहता हूँ सर कि बस 1.5-2 घंटा का बात है, थोड़ा कंसंट्रेशन रखोगे तो ज़्यादा कुछ चला नहीं जाएगा सर। हाँ, सभी को बोल रहा हूँ, नॉट जस्ट अनुज, ठीक है, सभी को बोल रहा हूँ। थोड़ा ध्यान रखेगा ना तो अच्छा रहेगा, बिकॉज थोड़ा लेवल अप पढ़ाई है सर, क्योंकि ये नॉर्मल कॉलेज का बात नहीं है कि कॉलेज में क्या होता है ना, ठीक है वो तो ऐसे ही हो जाएगा, बट प्रोफेशनल एग्जाम में यू हैव टू कंसंट्रेट सर, बिकॉज एग्जाम क्रैक करने के लिए आपका नॉलेज कभी ना वो वाला क्रैक होना चाहिए। ठीक है, हर चीज़ क्रैक होगा तो जाके आप इजीली क्रैक कर पाओगे। टफ कुछ नहीं है, बस कंसंट्रेशन का बात है। ओके सर, और मत बोलो, समझ गए? अच्छा ठीक है। तो फिर exceed 3 months no such extension of time can be granted by the register for the holding the first AGM of AGM। ठीक है, एग्जाम्पल देखो सर, थोड़ा क्लैरिटी आ जाए। अबीज, सॉरी क्या बोलेंगे इसको, एबीज क्या बोलेंगे सर? एबीज, हाँ एबीज, चलो अबे बोलने से गाली लग जाता है। अच्छा ठीक है, एबी, एबीज प्राइवेट लिमिटेड क्लोज्ड इट्स फाइनेंशियल ईयर ऑन 31 मार्च 2019। ध्यान से सुनना सर, डेट का खेल है। AB's Private Limited closed its financial year on 31st March 2019. Okay, according to section 96 subsection 1 of the act, the company should be hold its annual general meeting for the year 2018-19 by 30th September 2019 unless an extension is granted by ROC
ऑन स्पेशल रीजंस। सर थोड़ा डेट का कैलकुलेशन होगा क्या? 31 मार्च में फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, तो 31 मार्च से लेके 6 महीना कब होता है? 31 मार्च से लेके 6 महीना कब होता है? देखो ना थोड़ा कैलकुलेट करके। हाँ सर, 31 मार्च से लेके 6 महीना हो रहा है ना? 31 मार्च को खत्म हुआ है 2019 का, ठीक है? तो क्या बोल रहा है, हिसाब क्या दे रहा है सर? Avis Limited closed its financial year on 31st March 2019. According to Section 96 subsection 1 of the Act, the company should hold its AGM for the year 2018-19. मतलब ये वो प्रीवियस ईयर का है ना, तो प्रीवियस ईयर का जो मतलब सॉरी फाइनेंशियल ईयर 18-19 का है, तो बाय 30th सितंबर 2019 के अंदर उसको कर लेना चाहिए, ठीक है? क्या ऑब्वियसली मीटिंग कर लेना चाहिए, ठीक है? तो 31 मार्च से मार्च खत्म हो गया, अप्रैल मई, जिनको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा है डेट, कभी कभी ना किसी किसी को मैंने देखा है कि वो डेट को लेके ना बड़ा ही चिंता में पड़ जाता है, लेकिन सर कोई दिक्कत नहीं है। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, कितना हुआ सर? 1 2 3 4 5 6, सितंबर 30th का ही होता है ऐसे, तो 30th सितंबर के अंदर उसको एजीएम कर लेना चाहिए। सीधी बात, नो बकवास एकदम। हाँ सर, 31 मार्च को अगर ईयर एंड होता है तो 30th सितंबर के अंदर उसको, कब? 30th सितंबर 2019 के अंदर उसको एजीएम कर लेना चाहिए। अगर कोई स्पेशल रीजन है, इफ देर इज एनी स्पेशल रीजंस, अगर वो नहीं कर पाता है तो स्पेशल रीजंस में +3 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है, +3 मंथ का एक्सटेंशन मिल सकता है अगर आरओसी ग्रांट करे तो। एक्सटेंशन में भी मिल सकता है 3 मंथ एक्सटेंशन स्पेशल रीजंस में। अगर नहीं है ऐसा कुछ तो नहीं मिलेगा, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर नहीं मिलेगा। तो 30th September 2019 अनलेस एन एक्सटेंशन इज ग्रांटेड बाय आरओसी ऑन स्पेशल रीजंस। ओके सर, समझ में आया ये वाला? बोलो। यस सर। ओके, अब्रुश क्या बोलेंगे? हाँ बाप रे, क्या क्या नाम दे रहा है। अब्रुश लिमिटेड, अच्छा ठीक है, अब्रुश लिमिटेड। अब्रुश लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 11th December 2018। ओके, या अब्रुश बोलो या अब्रुश बोलो, जो बोलो। 11 दिसंबर 2018 को इनकॉर्पोरेटेड हो रहा है, मतलब फर्स्ट टाइम आ रहा है। इनकॉर्पोरेटेड हो रहा है मतलब फर्स्ट टाइम बिजनेस करने के लिए आ रहा है। व्हेन शुड द कंपनी होल्ड इट्स एजीएम? कभी अपने एजीएम फर्स्ट टाइम करेगा सर? क्या लगता है, आप लोग खुद से कैलकुलेट करके बताओ मुझे। सर नेक्स्ट ईयर का दिसंबर से पहले। हाँ ऐसा नहीं होता, क्या रूल बता कब अरे सर वो रूल के हिसाब से बोल रहा हूँ, कैलकुलेट हाँ करके। कैलकुलेट करके बोला, अब तो डेट बता। 30 दिसंबर होगा। 30th दिसंबर होता है क्या? 31 सॉरी 31 दिसंबर 2019। थैंक यू सर, 31 दिसंबर के अंदर करना चाहिए। वेरी गुड सर, ठीक है, क्योंकि इसको 9 मंथ का टाइम मिलेगा ना। हाँ सर, इसको 9 मंथ का टाइम मिलेगा ना, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम इनकॉर्पोरेटेड हुआ है, वो भी 11 दिसंबर को 2018 को हुआ है। तो इसका फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा? इसका फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा सर? 31 मार्च 2019 को होगा। तो 31 मार्च 2019 को होगा, तो फिर इसको 9 मंथ का टाइम मिलेगा। द कंपनी में होल्ड इट्स फर्स्ट एजीएम बाय 31 दिसंबर 2019, दैट इज विद इन 9 मंथ्स ऑफ द क्लोज ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर। बस, जो पहले भी हम लोगों ने इसके प्रोविजंस को पढ़ा था, अब यहाँ पर हम लोगों का क्लैरिटी आ गया कि सर क्या हो सकता है, अगर वो पहला एजीएम है तो क्या होगा, सब्सिक्वेंट एजीएम है तो क्या होगा। ये एबीज का क्या है? सब्सिक्वेंट है। एबीज का सब्सिक्वेंट है और अब्रिश का फर्स्ट एजीएम है। क्लियर है ना सर? बोलो, सभी को पूछ रहा हूं, बोलो सर, क्लियर है? यस सर। ओके सर, ठीक है। और भी बातें हैं सर एजीएम को लेके? एजीएम बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर टॉपिक है, सीरियसली इट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर टॉपिक। स्पेशली रियल लाइफ में जो पॉपुलर होता है ना, एग्जाम में भी वो पॉपुलर हो जाते हैं, ठीक है? मतलब जिसको लेके काम धंधा होता है उसको तो पढ़ना पड़ता है और वहाँ से सवाल भी आता है, कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। आप भी कॉमन सेंस लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं ही लगाऊंगा, आप भी लगा सकते हो। जो टॉपिक पॉपुलर होता है रियलिटीज़ में, वो टॉपिक क्वेश्चंस को पूछा भी जाता है। टाइम एंड प्लेस फॉर होल्डिंग एन एजीएम, टाइम एंड प्लेस फॉर होल्डिंग एन एजीएम, सेक्शन 96 सबसेक्शन 2। टाइम एंड प्लेस फॉर होल्डिंग एन एजीएम, सेक्शन 96 सबसेक्शन 2 में बोला है।
दैट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग शैल बी कॉल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर। सर बिजनेस आवर मतलब नॉर्मल बिजनेस आवर होता है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक इन इंडिया। हाँ सर, ऐसे हर देश में ही ऐसा होता है। मतलब देखो सर, ये दुनिया का नियम है, ये हम नेचर से सीख सकते हैं। आप लोग बर्ड्स को देखे हो सर? बर्ड्स, जो बर्ड्स होते हैं ना, उसको देखना आप, वो शाम को 6 बजे घर वापस लौटता है। क्या आप लोगों ने कभी देखा? बर्ड्स हमेशा शाम को 6 बजे घर वापस लौटता है। वो जहाँ भी उसका वो मतलब ये घर बना हुआ है, नेस्ट बना हुआ है, वो वहाँ पर लौटेगा ही लौटेगा। ऐसा होता है क्या? आपने देखा सर कभी? है ना बोलो ना। हाँ, तो ये नेचर के साथ है। अब कोई बोलेगा सर बिजनेस आवर्स तो रात को भी हो सकता है। अरे हो सकता है वो, अगर जैसे कि जो नाइट शिफ्टिंग बिजनेस है हो सकता है, ठीक है। जैसे इंडिया में जो आईटी सेक्टर चलता है वो यूएस को सर्विस देता है, तो वो नाइट शिफ्टिंग में चलता है, इट्स ओके। बट इन जनरल बात अगर किया जाए तो 9 से लेके 6 बजे तक, और ये नेचर के साथ है। जैसे बर्ड्स भी शाम को 6 बजे घर लौटता है, इंसान भी शाम को 6 बजे घर लौटेगा। बिकॉज हम नेचर से बाहर नहीं है, चाहे हम लोग कितना भी अपने आप को स्मार्ट समझे ना, हमसे ज़्यादा स्मार्ट तो एनिमल्स है, मैं मानता हूँ सर। सीरियसली हम लोग स्मार्ट नहीं है। अगर स्मार्ट होते ना तो अपना हालत ऐसा कभी ना बनाते। सर कैसा हालत बना दिया, देख पा रहे हो ना सर? हाँ, हम लोग अपना हालत बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं। ओके, ऑन एनी डे दैट इज़ नॉट ए नेशनल हॉलीडे। और कब नहीं होना चाहिए? तो 9 से 6 बजे के बीच में होना चाहिए एनुअल एजीएम। और क्या बोल रहे हैं सर? On any day that is not a national holiday and shall be held either at the registered office of the company। कहाँ होगा? जहाँ पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस हो, जहाँ पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस हो, और एट सम अदर प्लेस विद इन द सिटी, टाउन और विलेज इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। यस सर, सिटी, टाउन, विलेज। विलेज में भी कर सकते हैं। हाँ सर, क्यों नहीं कर सकते? क्यों, विलेज बिजनेस करने का जगह नहीं है क्या? हाँ, क्या ऐसा फीलिंग आ रहा है सर विलेज में नहीं करना चाहिए? कर सकते हैं, विलेज में बड़े बड़े बिजनेस बन रहा है आजकल। एक बिजनेस के बारे में मैं सुबह ही एक क्लास में बता रहा था, एक मैनेजमेंट का क्लास था, उसमें बता रहा था। पता नहीं आप लोग कंपनीज के बारे में सुने कि नहीं सुने, बट मैं आपको सुनाता हूँ। सर जोहो कॉर्पोरेशन के बारे में नाम सुने हो? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, 80% बिजनेस यूएस के साथ करता है। इंडिया का करेंटली वन ऑफ द फर्स्ट मूविंग बिजनेस में से एक है जोहो कॉर्पोरेशन। नाम सुना है सर आप लोगों ने? किसी ने नहीं सुना? मतलब मेरे मुंह से पहले कभी सुना है? हाँ सर, सुना। सुना है, वेरी गुड सर। जोहो कॉर्पोरेशन ये बहुत सारा सॉफ्टवेयर, ये सैस बनाते हैं, सॉफ्टवेयर एज सर्विस। बड़े बड़ी कंपनीज को सॉफ्टवेयर को बना के देते हैं, जैसे हम लोग अभी माइक्रोसॉफ्ट टीम में काम कर रहे हैं ना सर, इसी तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं सर। ठीक है, करेंटली इसका बिजनेस का रेवेन्यू भी बहुत अच्छा है। आप अगर थोड़ा इसका डिटेल्स देखो, फिर मैं आपको एक अच्छा कहानी बताता हूँ। ये जोहो कॉर्पोरेशन का चेन्नई ऑफिस है, हेडक्वार्टर्स बोल रहा है इसका, लेकिन इसका रजिस्टर्ड ऑफिस गांव में भी है, बहुत सारा गांव में है, मैं आपको बताता हूँ। ऐसे इसका जो ओनर है, ये करंट इसका रेवेन्यू है सर करीब 590 मिलियन यूएस डॉलर, ऑपरेटिंग इनकम 110 मिलियन यूएस डॉलर, एसेट्स भी काफ़ी अच्छा है, 10,000 प्लस एम्प्लॉइज है इनका करेंटली। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है इसका, इनका ओनर, इसका जो फाउंडर है ना सर, श्रीधर वेम्बू। मैं आपको इनका इमेज दिखाता हूँ। श्रीधर वेम्बू, ये इनका बिजनेस का मेन कॉन्सेप्ट है कि इनका मानना है कि भारत का फ्यूचर भारत के गांव में है। द मोस्ट फैसिनेटिंग मैटर ऑफ दिस कंपनीज कि भारत का फ्यूचर भारत के गांव में बसता है, और इसलिए ये अपना रजिस्टर्ड ऑफिसेस वगैरह बहुत सारा ऑफिसेस गांव में बनाया है। सर क्या बोल रहे हो? देखो सर, देख लो। हम लोग सोचते हैं कि अगर शहर के सबसे बड़ा कॉर्नर में अगर ऑफिस ना बना तो बिजनेस कैसे बनाएंगे, बट ऐसा नहीं है। इसका मानना है कि सॉफ्टवेयर तो गांव में भी बन सकता है। इसका मानना है कि सॉफ्टवेयर गांव में भी बन सकता है, विलेज कैन ऑल्सो प्रोड्यूस। ऐसा नहीं कि शहर का लोग स्मार्ट होते हैं, नहीं सर। क्या आप लोग देख पा रहे हो सर? ये शहर में नहीं, गांव में बना है। टेनकसी जो गांव का नाम है, छोटा सा शहर है, मैं आपको दिखाता हूँ। हार्डली ओवरऑल 1 लाख पॉपुलेशन होगा। दिस इज वेस्टर्न घाट्स, दिस इज इन तमिलनाडु एक्चुअली। ठीक है, वेस्टर्न घाट इसलिए दिख रहा है। ठीक है, ये देखो सर, ये इनका एक सॉफ्टवेयर का एक ऑफिस है। ठीक है, मतलब यहाँ पर पार्ट्स वगैरह रहता है। ठीक है, जस्ट लुक हियर, जोहो टेक्नोलॉजीज एंड प्राइवेट लिमिटेड, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ सर, दिस इज इन विलेज, एकदम टिपिकल विलेज में बना है सर। ठीक है, टिपिकल विलेज में, और विलेज में स्कूल चला रहे हैं। ठीक है, क्योंकि भारत का डेवलपमेंट विलेज में ही होना चाहिए। क्योंकि सर शहर और गांव के बीच में ना इतना फर्क नहीं, अच्छा बात है। गांव एग्रीकल्चर के लिए जाना जाएगा, लेकिन गांव में भी कुछ इंडस्ट्रीज बन सकता है। जो इंडस्ट्रीज गांव में बने उसको गांव में बनने दो। हर चीज के लिए शहर में भीड़ मत बढ़ाना चाहिए।
ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए। और इसीलिए श्रीधर वेम्बू करेंटली, मतलब मैं बहुत मान रहा हूँ इन इंसान को, मैं लास्ट 3-4 साल से इनको फॉलो करता हूँ। पर डे बाय डे जितना समय जा रहा है, मैं मतलब और इनके प्रति मैं और आकृष्ट हो रहा हूँ। मतलब क्या इंसान है, क्या सोच रहा है, क्या सोचता है। सीरियसली आप भी हो सके ना कभी इनके बारे में पढ़ा करो, सोचा करो, देखना सर, आपका सोच बदल जाएगा, आपका चिंता करने का तरीका बदल जाएगा। सर और एक चीज़ बता दिए, कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, पद्मश्री है, ठीक है। 2021 में ही श्रीधर वेम्बू को पद्मश्री भी मिला है, जब 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स, ठीक है सर, वो भी इनको दिया गया है, क्योंकि उनका सोच के कारण, उनका बिजनेस इनिशिएटिव्स के कारण, ठीक है। तो ये जो कॉर्पोरेट श्रीधर वेम्बू सीरियसली स्पेशल पर्सन, स्पेशल पर्सन। ये देखो सर क्या लिखा है यहाँ पर, आप देख सकते हो, पद्मश्री दिखा। करेंटली इंडिया का 53 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन इनका मानना है कि एज इज जस्ट अ नंबर, और एज से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं जितना दिन जीऊँगा मैं बिजनेस को एक्सप्लोर करता जाऊँगा, और जो हमारा मेरा पावर है मैं उसके थ्रू से अपने कंट्री को जितना हो सके मैं डेवलप करूँगा। करेंटली केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, बिहार जैसे जगह से टैलेंट को ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं, और गांव गांव में ऑफिस बना रहे हैं, जैसे कि टेनकासी एक है, और भी इनका ऐसे 5-6 ऑफिस है जो गांव में बना है। तो दिस इज पॉसिबल, अगर कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस गांव में रखता है तो गांव में भी कंपनी कर सकता है। और एज पर श्रीधर वेम्बू ये तो पॉसिबल कर दिया, जो नॉर्मल इंसान को नामुमकिन लगता है उन्होंने करके दिखाया। सबको ऐसा फीलिंग आता है ना कि पार्क स्टेट में ऑफिस ना हो तो शायद बिजनेस नहीं बनेगा, ऐसा फीलिंग मेरे को भी कभी कभी ऐसा लगता था, बट नॉट लाइक दैट, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप जहां हो वहीं पर आपका टैलेंट का कदर होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आपको यूएस जाने से ही आपका कुछ होगा, जरूरी नहीं कि जो लोग अदर स्टेट से है, बिहार से है या आसाम से है या फिर मणिपुर से है, तो कलकत्ता आने से ही उसका कुछ होगा, नॉट लाइक दैट। आप जहां हो आप वहीं पर बन सकते हो, इट्स पॉसिबल। बेम्बू करके दिखाया। केरला का एक गांव में बैठ के पूरा यूएस को बेचता है प्रोडक्ट, कैसे करता है? वहीं पर टैलेंट ढूंढता है, वहीं पर लोगों को काम देता है, सिखाता है, और लोगों को बेच रहा है। और आज के डेट में माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज को टक्कर दे रहा है। मजाक नहीं है सर, सीरियसली इट्स नॉट मजाक, एकदम मजाक नहीं है। कुछ तो कॉन्सेप्ट है इनके अंदर, नॉलेज भी है और सोच हाई है सर। वो बोलता है ना सर, जिस दिन हमारा सोच बदलेगा उस दिन भारत बदल जाएगा। प्रॉब्लम बस सोच पे अटका हुआ है, बस उसी पे। मुझे बहुत अच्छा, मैं मानता हूँ कि आप लोगों को भी ऐसे इंसान को फॉलो करना चाहिए, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर किया कि हो सके तो फॉलो करना। करेंटली रिच बनने का शौक है ना लोगों को, ही इज़ द 59th रिचेस्ट इन इंडिया इन वर्ल्ड विद नेट वर्थ ऑफ 2.5 बिलियन। करेंटली भारत का 59th रिचेस्ट पर्सन है। लेकिन इनका अगर आप वेशभूषा देखोगे एकदम सिंपल, साइकिल में चढ़ता रहता है। हाँ, रिच मतलब क्या है? शूटेड बूटेड रिच होता है क्या? हाँ सर, शूटेड बूटेड रिच होता है। गांव में पढ़ाते भी हैं, गांव में स्कूल बनाया है जो स्कूल के नाम से, और लोगों को एडुकेशन दे रहा है जो जरूरी है आज के डेट में। वो फालतू स्कूल कॉलेज वाला एडुकेशन नहीं, जो जिसके पीछे हम लोग पागल हैं, जो जरूरी है वो दे रहा है, और भी लोकल लैंग्वेज में, तमिल में लिखा सिखा रहे हैं। ऐसा नहीं, हम लोग तो बांग्ला बोलने में भी आजकल शर्मा जाते हैं, बांग्ला हिंदी बोलने में भी शर्मा जाते हैं। अरे भाई सॉफ्टवेयर बनाना है, भाषा से क्या काम? ठीक है, जिनको मार्केटिंग करना है वो सीख लेगा, जरूरी लैंग्वेज है। अगर इंग्लिश चाहिए, फ्रेंच चाहिए, जर्मनी चाहिए, सीख लेगा। बट सीखने के लिए यू कैन यूज योर ओन मदर टंग, जरूरी नहीं कि आपको बात बात में इंग्लिश बोलना पड़े। ठीक है, अगर जो मार्केटिंग का बंदा बनेगा उसके अंदर कुछ 3-4 स्पेशलाइज भाषा जानेगा तो फिर वर्ल्ड में वो कम्युनिकेट कर पाएगा, इट्स ओके। बट नॉट नेसेसरी कि हर एक बंदा को इंग्लिश सीखना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। करके दिखाया, मैं तो बहुत मानता हूँ, आप भी मानो, ना मानोगे तो कोई बात नहीं। बट ऐसे इंसान से तो आप ज़्यादा, मतलब इस तरह का इंसान से आप ज़्यादा देर तक छुपे नहीं रह सकते, मतलब आपको ऐसा इंसान मतलब इंस्पायर करेगा ही करेगा। ओके सर, चलो आगे बढ़ते हैं। श्रीधर वेम्बू, मैं सारा दिन में 3-4 बार नाम लेता हूँ इनका, क्लास में भी लेता हूँ, मैम के सामने भी लेता रहता हूँ। नहीं सीरियसली आप सोचो, लोग गांव से भागता है, ये गांव में जा रहा है। आप लोग सोच सकते हो, लोगों का मानना है कि गांव में कुछ नहीं है। किसी भी जाके किसी को भी पूछो, मैं भी गांव से हूँ, मैं शहर कलकत्ता में आके अपना करियर बनाया और कलकत्ता में ही अपना करियर को करेंटली चला रहा हूँ। मुझे भी ऐसा फील होता है कि गांव में कुछ नहीं है, लेकिन ये गांव में जहां कुछ नहीं है उसको बदल के कर रहा है। ये तो उल्टा चल रहा है, एक्चुअली उल्टा नहीं, वो सीधा चल रहा है। बात सोच में है, सोचो तो आपको समझ में आएगा। अल्टीमेटली शहर कुछ नहीं होता था, सारा का सारा लोग गांव में ही रहता था। आप अपना
घर में लोगों को पूछो, सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी विलेज से ही बिलोंग करता है। वो बाद में कलकत्ता में आया या मुंबई में गया या दिल्ली में गया, फिर वहाँ पर सेटल हो गया। तो फिर गांव खराब थोड़ी ना होता है। लेकिन हम लोगों का प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग गांव का जो इकोसिस्टम है, हमारा प्रॉब्लम है, सरकार का प्रॉब्लम है, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर बनने नहीं दिया। सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर जगह में, स्पेशली अगर मैं वेस्ट बंगाल का बात करूँ, सारा का सारा चीज़ें कलकत्ता में, दूसरा कोई शहर नहीं है। और गांव तो इंसान के लिए जगह ही नहीं है, मतलब वो बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगा, पढ़ने का फैसिलिटीज़ नहीं है, एडुकेशन हेल्थ का फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर किसी महिला को कोई प्रेगनेंसी भी आ जाए ना, तो डिलीवरी करने के लिए हॉस्पिटल्स में भी प्रॉपर बेड तक नहीं है, ऐसा हालत है। हम मजाक नहीं कर रहे हैं। क्या बोलूँ सर, छोड़ो। नेक्स्ट। तो लेकिन दिट्स पॉसिबल कि अगर कोई बोले कि मैं अपने गांव में करूंगा, तो वो भी पॉसिबल है। जनरल मीटिंग क्या, हर तरह का मीटिंग करो, गांव में करो, दुनिया आपके घर में आ जाएगा। तो सिटी, टाउन, विलेज इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। ओके सर, आप लोगों को कैसा सुनने में लगा? मतलब कहानी नहीं है, हकीकत है। किसी को पता था सर डिटेल्स थोड़ा सा? कभी स्टडी किए हो क्या? अगर नहीं किए तो बाद में कर लेना सर। प्रिया, सोच सकते हो, इनका इनका जो आइडियोलॉजी है ना सर, बहुत गजब है। हो सके तो देखना। बिकॉज प्रिया को मैं इसलिए बोल रहा हूँ, प्रिया, स्नेहाशीष, इनका नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्टार्टेड बिजनेस। प्रिया का भी अपना बिजनेस है, स्नेहाशीष भी अपना प्रोफेशनल बिजनेस चालू किया है। दैट्स वाई। बाकी और भी लोग अगर कोई बिजनेस वगैरह चालू करोगे, मुझे ज़रूर बोलना सर, मैं सुनूंगा आपका कहानी, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है सर अगर कोई कुछ इनिशिएटिव लेके कुछ करता है। सिर्फ नॉलेज लेके क्या होगा, जब तक नॉलेज का एप्लीकेशन नहीं आएगा। तो प्लीज़ सर अप्लाई करो। प्रोवाइडेड दैट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी। हाँ चलो सर, आ जाओ फिर से लॉ में आ जाओ। ठीक है, कहानी सुनते सुनते पढ़ते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है भटक गए, कभी कभी लगता है चलो सर अच्छा हुआ 2 मिनट के लिए आप कहानी सुना दिए। अच्छा सर ठीक है। अच्छा, अब अनलिस्टेड कंपनी पे बात करें। मतलब अनलिस्टेड मतलब जो स्टॉक मार्केट लिस्टेड नहीं है। प्रोवाइडेड दैट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी मे बी हेल्ड एट एनी प्लेस इन इंडिया। अगर वो स्टॉक मार्केट लिस्टेड है तो उसके लिए सिटी, टाउन, विलेज इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड वो होना चाहिए। लेकिन अगर वो अनलिस्टेड कंपनी है, मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो इन दैट केस company may be held at any place in India general meeting if consent is given in writing or by electronic mode by all the members in advance। सारा का सारा मेंबर अगर एडवांस में बोल दिया कि यस इट्स पॉसिबल, इंडिया में किसी भी कोने में हो सकता है, कश्मीर वैली पे भी हो सकता है, लद्दाख में भी हो सकता है, कन्याकुमारी पे भी हो सकता है, वेस्ट बंगाल में भी हो सकता है, मणिपुर में भी हो सकता है, जहां मर्जी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस एडवांस में बता दो कि भाई यहाँ पर हो रहा है, हम लोग पहुंचने का कोशिश करेंगे। The central government may exempt any company from the provision of the subsection subject to such condition as it may impose। हाँ, जरूरत पड़ने से सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को एग्जेम्पशन दे सकता है जनरल मीटिंग करने में। उसका डिटेल्स मैं आपको आगे आगे बताता हूँ। जैसे कि अच्छा, एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन नेशनल हॉलीडेज मीन्स। अच्छा, यहाँ पर बोला गया था नेशनल हॉलीडेज में नहीं कर सकता, तो नेशनल हॉलीडे का मतलब क्या बता के रखा है? फॉर दिस पर्पस दिस सबसेक्शन नेशनल हॉलीडे मतलब इंक्लूड्स अ डे डिक्लेयर्ड एज नेशनल हॉलीडे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ सर, याद रखिएगा, बिकॉज ना हम लोग बहुत केस में भूल जाते हैं। स्टेट का ना अलग अलग छुट्टीज होते हैं, थोड़ा सा लोकल फेस्टिवल्स के ऊपर डिपेंड करके। ठीक है, तो जैसे बंगाल में दुर्गा पूजा में छुट्टी रहता है, लेकिन पूरा भारत में दुर्गा पूजा छुट्टी नहीं मनाता सर। ऐसे लोग दुर्गा पूजा तो छुट्टी नहीं, मतलब हम लोग बंगालीज को कैसे लगते हैं कि दुर्गा पूजा ही एकमात्र उत्सव है भारत का, और कोई उत्सव है ही नहीं। मतलब वैसे बचपन में मुझे लगता था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, फिर जैसे महाराष्ट्र में गणेश पूजा होता है, बहुत फेमस वहाँ का। ठीक है तो वहाँ पर गणेश चतुर्थी में छुट्टी रहता है। उड़ीसा में देखो तो फिर वहाँ पर जगन्नाथ देव का जो बहुत बड़ा रथ यात्रा होता है, वो उनके लिए बहुत फेमस है। तो हर जगह का अपना अपना फेस्टिवल्स है, तो उसके हिसाब से भी होता है। बट हमारे यहाँ पर नेशनल हॉलीडे मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट का दिया हुआ जो छुट्टी है, दैट इज द नेशनल हॉलीडे होगा। ठीक है सर, स्टेट गवर्नमेंट का छुट्टी नहीं सर। हो सकता है ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट का छुट्टी तो स्टेट के अंदर इंक्लूड हो ही जाता है, बट स्टेट का भी थोड़ा थोड़ा अलग अलग छुट्टीज होते हैं एज पर देयर स्टेट्स। सर सेक्शन 8 कंपनीज, किस कंपनीज को सेक्शन 8 बोलते हैं, कोई बताए? इनको एग्जेम्पशन है। NPO। थैंक यू सर। एनपीओ, एनजीओ, और क्या नाम से बोल सकते सर? सर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। हाँ सर, चैरिटेबल कंपनीज या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस जो चैरिटी करता है। चैरिटी मतलब
चैरिटी मतलब इनको जो इनकम होता है वो इनकम उसको उसके डेवलपमेंट में ही खर्चा करना है। प्रॉफिट करेगा, नॉन प्रॉफिट मतलब ऐसा नहीं कि प्रॉफिट करके खुद का कंजम्पशन नहीं करेगा, मतलब पर्सनल ऑडी और BMW खरीदने के लिए नहीं। जो भी वो करेगा जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, दिस काइंड ऑफ मंदिर, मस्जिद, दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन 8 में आता है। इनका मानना है कि जो भी इनके पास पैसा आएगा, जो भी इनके पास फंड आएगा, वो फंड इन्हीं के डेवलपमेंट के लिए खर्चा करना चाहिए, ना कि लग्जरीज के लिए। रिलायंस लग्जरीज कर सकता है, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, रिलायंस लग्जरी कर सकता है, वो खुद कमाते हैं, वो खुद लग्जरी ले सकता है। जैसे कल ही रिलायंस ने यूरोप में सबसे बड़ा एक क्लब है, गोल्फ क्लब, उसको खरीदा। जानते हो आप लोग? बहुत बड़ा एक गोल्फ क्लब है, बहुत हिस्टोरिकल और बहुत ही नामी कंपनी है, रिलायंस यूके बाय। रिजॉर्ट किनेছে মুকেশ আম্বানি हाँ, কি কিনেছে ওটা? यूके रिजॉर्ट अरे ওটাই তো গল্ফ ক্লাব তো ওটা, হ্যাঁ स्टोक पार्क है ना, ये वाला स्टोक पार्क, क्या नाम है इसका, ये वाला, हाँ दिस वन। ये यूके में है, 57 पाउंड में खरीदा है सर, 57 पाउंड है ना सर, हाँ 57 पाउंड में खरीदा है, मिलियन, 57 मिलियन पाउंड, वही मैं सोच रहा हूँ कि मैं गलत बोल रहा हूँ। जो भी हो, ये पूरा का पूरा गोल्फ क्लब खरीद लिया सर, पूरा गोल्फ पार्क ही खरीद लिया, इसके अंदर बहुत कुछ है, क्लब है, गोल्फ गोल्फ खेलने का जगह है, क्या नहीं है, खरीद लिया, यूके में खरीदा, ठीक है, तो खरीद सकता है। वो अपना प्रॉफिट से खरीद रहा है, वो चैरिटी नहीं करता, वो चैरिटी करेगा अपने शौक से करेगा, जैसे इस बार कर रहा है ना सर। वो इंडिया में मतलब सिर्फ इंडस्ट्री के लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, लेकिन कोरोना के लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस का जो दरकार था, इसका डिमांड फुलफिल करने के इंडिया के पास तो एज सच नहीं है प्रॉपरली, किसी भी स्टेट के पास प्रॉपरली नहीं है। हार्डली केरल एंड तमिलनाडु जो हेल्थ में थोड़ा अच्छा है, उन लोगों के पास है, बिकॉज वो सिर्फ ऑल टाइम के लिए उनका एक अलग ही कॉन्सेप्ट है कि वो हेल्थ सेक्टर्स को बना के रखता है, नॉट ओनली हेल्थ, हेल्थ, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजिकल, साउदर्न इंडिया ना एक अपने आप में ही ना एक कॉन्सेप्ट बना के रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है कि वहाँ पर बनाया हमारे यहाँ पर क्यों नहीं है, ये लोगों का कल्चर पे डिपेंड करता है कि वहाँ का लोग मेहनती है, वहाँ का लोग दूर का सोचता है, वहाँ का लोग सोचते हैं, डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, तो ये वहाँ का लोगों का कल्चर है। पॉलिटिकल पार्टीज आई डोंट थिंक कोई रिलेशन है। पॉलिटिकल पार्टीज जो CPM पार्टीज केरल में है, वही CPM पार्टीज वेस्ट बंगाल में 34 ईयर्स राज किया है। क्या किया हमारे यहाँ पर, डोंट माइंड अगर किसी को CPM से प्यार है, बट मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस हर जगह, कांग्रेस भी केरल में बहुत दिन में बहुत बात रहा है, बट कांग्रेस दूसरा स्टेट में भी है, बीजेपी भी क्या कर रहा है कि ऐसा थोड़ी ना है कि कहीं पर बहुत अच्छा कर दिया कहीं पर नहीं, वो एक्चुअली लोगों पे डिपेंड करता है, पार्टीज लोगों पे डिपेंड करता है, जिस स्टेट का लोग है उस लोगों पे डिपेंड करता है उस देश में कुछ होगा, उस राज्य में कुछ होगा कि नहीं होगा। पार्टीज कोई भी आए, बीजेपी आए, CPM आए, तृणमूल आए, कांग्रेस आए, फर्क नहीं पड़ता, मान के रख लो सर बात को, देश लोगों से बनता है, पार्टी तो लोग बनाते हैं, पार्टी कुछ नहीं करेगा, लोग करेगा। अगर मानो बात को समझ जाओगे, थोड़ा सा सोचोगे आंख बंद करके या खुल के, समझ जाओगे। हम लोग सोचते हैं ना कि ये पार्टी आएगा तो कुछ अच्छा कर देगा, ठेंगा करेगा, अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी आ जाए तो क्या बहुत अच्छा हो जाएगा, अरे सर कुछ नहीं होगा। ऐसे मैं चाहता हूँ आए, बिकॉज परिवर्तन के लिए मेरा सपोर्ट है, ठीक है, लेकिन मेरा मानना ये है कि जो भी पार्टी आए, आज बीजेपी आएगा, कल दूसरा और भी पार्टी आएगा, लेकिन जब तक पश्चिम बंगाल का लोग नहीं चाहेगा तब तक बंगाल में डेवलपमेंट नहीं होगा। ये लोगों का वर्क कल्चर पे डिपेंड करता है। पता नहीं सर आप कैसे सोचते हो। In case of section 8 company or section 96 of the proviso and before the explanation of the following proviso shall be inserted, provided further that the time, date, place and each annual general meeting are decided upon beforehand by the board of directors having regard to the directions if any given in this regard by the company in its general meeting। तो ये बताना पड़ेगा section 8 के लिए, ये सब कुछ पहले से बताना पड़ेगा। The above mentioned exception shall be applicable to a section 8 company which has not committed a default in filing of its financial statement under section 137 और annual return under section 92 with the registers। मतलब वो financial statement जमा करना होता है, तो अगर वो इस तरह में कुछ डिफॉल्ट नहीं करता तो फिर उसको एक्सेप्शन मिल सकता है, लेकिन अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिटर्न जमा करने में, फाइलिंग करने में कोई डिफॉल्ट करता है एज पर 137 और सेक्शन 92 विद द रजिस्टर्स, तो इन दैट केस उनको ये एग्जेम्पशंस उनसे छीन लिया जाता है। मतलब ये जो जो पहले से बोलने का जो बात है ना सर, ये वाला, ये क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, मतलब बिफोर द एक्सप्लेनेशन द फॉलोइंग प्रोविजंस विल बी इंसर्टेड, provided further that the time, date, place and each and annual general meeting are decided upon beforehand by the board of directors having regarded, मतलब सिर्फ board of directors ही decide करेगा, ठीक है, if any given in this regard by the company in its general meeting, ठीक है, मतलब listed companies की तरह
ठीक है, या फिर नॉर्मल कंपनीज की तरह इतना हार्ड एंड फास्ट रूल इनके लिए नहीं है, वो डायरेक्टर डिसाइड करेगा और वो कर सकता है। तो ये इस तरह का छूट मिलता है एनपीओ को। एंड गवर्नमेंट कंपनीज के लिए एग्जेम्पशन हो जाता है। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 96 सबसेक्शन 2 shall be read as every annual general meeting shall be called during business hours, that is between 9 AM to 6 PM on any day that is not a national holiday, and shall be held either at the registered office of the company or at such other place within the city, town, village in which the registered office of the company is situated, or such other place as the central government may approve in its behalf. नोटिफिकेशन डेटेड 5 जून 2015 में बोला गया था। द above mentioned exception, modification, adoptions shall be applicable to the government company which is not committed a default in filing of its financial statement under section 137 के हिसाब से अगर उन्होंने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है एनुअल रिटर्न में या फिर 92 विद रजिस्टर्स के थ्रू से, तो फिर उनको ये एग्जेम्पशन मिल सकता है, अदरवाइज उनको भी कोई एग्जेम्पशंस नहीं मिलेगा। किसके केस में? गवर्नमेंट कंपनीज के केस में। ठीक है सर, बिकॉज गवर्नमेंट कंपनीज पब्लिक के पैसे से बिजनेस तो प्रॉपरली नहीं करता ना, पब्लिक का ही है, बट वो क्या है ना, वो गवर्नमेंट कंट्रोल में होता है, दैट्स वाई बोल रहा है, लेकिन अदरवाइज करना पड़ेगा। अगर प्रॉपर टाइम में रिटर्न फाइल भी कोई डिफॉल्ट नहीं है तो फिर डिफॉल्ट है तो करना पड़ेगा। ओके, पावर ऑफ ट्राइब्यूनल टू कॉल एनुअल जनरल मीटिंग, ये वाला इंपॉर्टेंट है सर, ध्यान से सुनो। सेक्शन 97 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पावर ऑफ ट्राइब्यूनल टू कॉल एनुअल जनरल मीटिंग। ट्राइब्यूनल कब जनरल मीटिंग बुलेगा? ट्राइब्यूनल मतलब एनसीएलटी। क्या है सर? एनसीएलटी। कौन है सर एनसीएलटी? एनसीएलटी या एनसीएलटी के नाम से भी जाना जाता है सर, कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल और कंपनी लॉ एपिलेट ट्राइब्यूनल। ठीक है, एनसीएलटी कंपनी लॉ एपिलेट ट्राइब्यूनल, मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट है एनसीएलटी मतलब कंपनी का एक लॉ ही, मतलब कोर्ट है। ठीक है सर, कि वो ट्राइब्यूनल क्या करता है कि अगर कोई गड़बड़ है, अगर किसी कारण से प्रॉपर टाइम में जनरल मीटिंग नहीं होता है, तो इन दैट केस एनसीएलटी खुद आके इन एनी इफ यदि अगर कोई प्रॉब्लम होता है, इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन होल्डिंग द एजीएम ऑफ द कंपनी अंडर सेक्शन 96, द ट्राइब्यूनल में नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द एक्ट आर्टिकल ऑफ द कंपनी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ द कंपनी। मतलब बात सिंपल है कि अगर कोई मेंबर एप्लीकेशन डालता है कि एजीएम नहीं हुआ तो हम एजीएम करना चाहते हैं, ठीक है, तो इन दैट केस अगर कोई डिफॉल्ट होता है और कोई मेंबर एप्लीकेशन डालते हैं, तो वो एक मेंबर भी अगर डाले ना सर एप्लीकेशन के एजीएम करवाना है, मेंबर मतलब शेयर होल्डर, मेंबर मतलब शेयर होल्डर सर, मेंबर मीन्स शेयर होल्डर, समझ रहे हो ना सर, मेंबर मीन्स शेयर होल्डर होता है। तो अगर एक भी शेयर होल्डर एनसीएलटी को बोलते हैं, अपील करते हैं और वो बोलता है कि एजीएम कॉल करूंगा और डायरेक्ट द कॉलिंग ऑफ एन एजीएम ऑफ द कंपनी एंड गिव सच एंसिलरी और कंसिक्वेंशियल डायरेक्शंस एज द ट्राइब्यूनल थिंक्स एक्सपीरियंस, provided that such directions may include a direction that one member of the company present in person, ध्यान रखना, present in person or by proxy shall be deemed to constitute a meeting। मतलब जो मीटिंग बुला रहे हैं, एक पर्सन भी अगर मीटिंग बुला रहे हैं तो उसको मीटिंग में प्रेजेंट रहना होगा, या तो खुद या तो प्रॉक्सी भी भेज सकता है। आप लोग जानते हो प्रॉक्सी क्या होता है, कि अगर मैं नहीं जा पाता मीटिंग में तो रामू काका, मदन दा, उनको भी भेज सकते हैं। सर ये लोग कौन है? सर घर के नौकर चाकर भी भेज सकते हैं, या फिर मेरे वहां पर काम करते हैं कोई भी इंसान को भेज सकते हैं प्रॉक्सी के हिसाब से। ऑब्वियसली उन्हीं को भेजेंगे ना काम पे जिनको मीटिंग का समझ हो, बिजनेस का समझ हो। तो बेसिकली किसको भेजेंगे? अगर मेरे बिजनेस का कोई मैनेजर है या मेरा कोई घर में जो समझदार कोई इंसान है उसको भेज सकते हैं मेरे बिहाफ में, तो वो प्रॉक्सी के हिसाब से जा सकता है। ये प्रॉक्सी का डिटेल्स मैंने लास्ट क्लास में समझा दिया था कि प्रॉक्सी कितना देर पहले आपको रिक्रूट करना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। प्रॉक्सी का डिस्कशन हो चुका है, जिन्होंने का मिस है मैं बताऊंगा उन लोगों को, शेयर करूंगा। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट समझ में आया सर, कि प्रोवाइडेड दैट सच directions may include a direction that one member of the company present in person or by proxy shall be deemed to be considered a meeting। मतलब अगर ट्राइब्यूनल मीटिंग बुलाते हैं और किसी के कहने पे बुलाते हैं, तो जो बंदा बुला रहे हैं उनको खुद या फिर उनके बिहाफ में कोई और मीटिंग में रहेगा तो उसी को क्या माना जाएगा? मीटिंग डीम टू बी कंस्टिट्यूट माना जाएगा और इस पर्सन को कोरम माना जाएगा। कोरम मतलब सर, कोरम मतलब मीटिंग में नंबर ऑफ मेंबर जितना जरूरी था वो माना जाएगा कि हाँ कोरम आया है और मीटिंग हुआ है। जिनको कोरम समझ में नहीं आ रहा है अगर किसी को, डोंट वरी सर, वही प्रॉक्सी एंड कोरम मैं एक ही साथ समझाया लास्ट क्लास में, आई विल शेयर। तो फिर आप कोरम और प्रॉक्सी बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, समझ जाओगे सर। बाकी मैं बस इतना पूछना चाहता हूं, क्या सेक्शन 97 क्लियर है? पावर ऑफ ट्राइब्यूनल टू कॉल एजीएम। सेक्शन 98 क्या बताते हैं सर? इफ फॉर एनी रीजन it is impracticable to call a meeting of a company other than an AGM
in any manner in which meeting of the company may be called or to hold or conduct the meeting of the company in the manner prescribed by this act or the article of the company, the tribunal may either suo motu. What is suo motu? Suo motu means suo motu. Suo motu Latin word है sir. इसका मतलब है ओन मोशन, ओन मोशंस, खुद ही आके. ठीक है सर, ऐसे लातिन घुसाने का जरूरी था क्या? सर क्या होता है ना, वो एक्चुअली हम लोगों का जो एक्ट है ये ब्रिटिश एक्ट से इंस्पायर्ड होके बना गया है सर. तो ये स्पेशल जितना सारा बिजनेस एक्ट बना है ना सर, कॉन्ट्रैक्ट है, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, ये ज़्यादातर एक्ट हम लोग ब्रिटिश छोड़ चले गए, लेकिन उन्हीं से तो बनाए. तो ब्रिटिश अपना एक्ट कहाँ से बनाया था जानते हो? रोमन एम्पायर से बनाया था. बिकॉज यूरोपियन नेशंस में सबसे पुराना जो आज के डेट में जो यूरोपियन नेशंस में जो सबसे पुराना मॉडर्न हिस्ट्री है, पुराना भी है और फिर मॉडर्न भी है. मतलब अगर इंडिया के साथ कंपेयर करो तो इंडिया बहुत पुराना है. इंडिया के साथ कंपेयर करोगे तो इंडिया तो बहुत पुराना है. ठीक है, लेकिन रिसेंट ट्रेंड में यूरोप में सबसे पुराना क्या है? इटली, रोम एंड ग्रीस है ना सर. आप लोग जानते होंगे, बचपन में आप लोग हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे. यस और नो? अरे बोलो तो सर, समझ में आ रहा है कि सर की बात में ये ब्रिटिश लोग, हम लोग अपना एक्ट को ब्रिटिश के थ्रू से बनाया है और ब्रिटिश अपना एक्ट को रोमन बिजनेस सिस्टम से बनाया था. इसीलिए आप लोग जब अकाउंटेंसी पढ़ते हो तो वहाँ पर भी आप डेबिट क्रेडिट भी करते हो तो वो लुका पैसियोली का हिसाब लगाते हो. हाँ, लुका पैसियोली कौन था? वो भी एक ब्रिटिश इटालियन बिजनेसमैन था 1400 के टाइम पे. हाँ सर, तो इसीलिए ये लैटिन वर्ड का यूज लॉ में है और जैसा उन्होंने रखा था उसका प्रैक्टिस आज भी चलता है. इसलिए नॉट ओनली इन लॉ बट ऑल्सो इन इकोनॉमिक्स देयर इज बहुत ज़्यादा यूज होता है ग्रीक वर्ड का. हाँ सर, अगर आप बायोलॉजी में देखो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लैटिन एंड ग्रीक वर्ड का यूज होता था. एक्चुअली ये रोम जो जिसका आज का नाम इटली है और ग्रीस, ये जो एरिया है ये बड़ा ही मतलब यूरोप का सबसे पुराना मतलब सिविलाइजेशन माना जाता है. तो ये मॉडर्न भी था उसके हिसाब से. तो इस यहीं से एक्चुअली जो लैंग्वेज बना है ना, इंग्लिश लैंग्वेज भी इन्हीं टाइम पे बना हुआ था. ठीक है, तो यहाँ पर जो जिस तरह का लैंग्वेज और जिस तरह का लॉ कॉन्सेप्ट यूज था, इसी को बाद में धीरे धीरे पूरा का पूरा यूरोपियन नेशंस के अंदर फैल गया. एंड दैट्स वाई कि इसका यूज, और उसके बाद इंग्लैंड इंडिया में आया. कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल चलता है कि ये लोग अपने आप को इंस्पायर किया, फिर इंग्लैंड इंडिया में आया. इंग्लैंड से पहले और भी कंट्री आया था, इंग्लैंड इंडिया में आया, फिर इंडिया के अंदर 200 साल 250 साल के आसपास राज किया, फिर हम लोग उनके जैसा बन गए अभी आजकल. ओके सर, बस कनेक्शंस क्यों है, मतलब लोगों के मन में सवाल आता है, मेरा तो मन में सवाल आता था, जरूरी था लातिन वर्ड घुसाना. अब क्या बोले सर, रीजन यही है कि क्यों घुसाया गया है लातिन वर्ड, मतलब व्हाई दे इंक्लूड लातिन वर्ड इन दिस काइंड ऑफ थिंग. ओके, suo motu. Okay, so suo motu, either suo motu or on the application of any director or member of the company who would be entitled to vote at the meeting. मतलब समझ में आ रहा है? If for any reason it is impracticable to call a meeting of a company other than any annual general meeting in any manner in which meeting of the company may be called or to hold or conduct the meeting of the company in the manner prescribed by the article of the company or the tribunal में either suo motu or the application of any director or member. अगर कोई director और member application करता है या फिर tribunal खुद आके मीटिंग कर सकते हैं to vote at the meeting. ठीक है, of the company who would be entitled, मतलब जिसका वोटिंग पावर है वो मेंबर्स का मीटिंग बुला सकते हैं. मतलब वोटिंग पावर रहेगा तभी. पावर ऑफ ट्राइब्यूनल टू कॉल मीटिंग्स ऑफ मेंबर्स. ठीक है, वोटिंग पावर होना जरूरी है. अगर आपके पास वो वोटिंग पावर कैसे होता है ना, शेयर होल्डिंग पैटर्न के थ्रू से होता है. ठीक है, या फिर बिजनेस का होल्डिंग पावर के थ्रू से होता है. कि अगर किसी का वोटिंग पावर क्या से होता है कि अगर किसी का कंपनी में ज्यादा शेयर होल्डिंग है, जिसके पैसे से बिजनेस बनता है, उसी का पावर होना चाहिए ना. जिसका कैपिटल ज्यादा उसका पावर ज्यादा, इसी थ्रू से एक्चुअली पावर बनता है. ठीक है सर, बिजनेस का पावर किससे बनेगा? कैपिटल से बनेगा, और क्या, कॉमन सेंस. Order a meeting of the company to be called, held and conducted in such a manner as the tribunal thinks fit. Give such ancillary or consequential direction as the tribunal thinks expedient, including directions modifying, supplementing in relation to the calling, holding, conducting of the meeting. ठीक है sir, provided that such directions may be included direction that one member of the company present in person or by proxy shall be deemed to constitute the meeting. वही एक ही बात बार बार बोल रहा है. सर अगर मीटिंग नहीं बुलाए तो पनिशमेंट होगा क्या? यस सर, पनिशमेंट होगा ना. अगर मीटिंग नहीं बुलाता तो पनिशमेंट होगा. एजीएम नहीं बुलाएगा तो पनिशमेंट बहुत जोर का है. देख लो क्या जोर का पनिशमेंट है. सेक्शन 96 to 98 के हिसाब से अगर मीटिंग नहीं बुलाते हैं तो पनिशमेंट क्या देते हैं सेक्शन 99 में.
List out the punishment for contravention of section 96 and 96 to 98, that is default in holding a meeting of the company as AGM or on the director issued by the tribunals. It states that company and every officer of the company who is in default shall be punishable within the fine may extend to 1 lakh. And in the case of continuing default, with a further fine which may extend 5,000 for every day during which the default continues. कुछ समझ सकते हो? जिन ऑफिसर्स के कारण या जिन लोगों के कारण मीटिंग नहीं हो पाया कंपनी को, जो लोग चलाते हैं मेनली, ठीक है, द शैल पनिशेबल विद फाइन व्हिच मे बी extend to 1 lakh, and in the case of continuing default the further fine which may extend to 5,000 for every day during which the default continues. जब तक आप डिफॉल्ट को ठीक नहीं कर लेते हो, मतलब बेसिक बात है, आप मीटिंग को बुला नहीं लेते हो, तब तक 5,000 करके आपका फाइन पर डे के हिसाब से चलता जाएगा. किनका? जिनके हाथ में मीटिंग बुलाने का ताकत था, बेसिकली कंपनी का डायरेक्टर्स वगैरह, इनके हाथ में ही होता है. मीटिंग किसको करना होता है? कंपनी का जो CEO वगैरह है, इन्हीं को करना होता है, डायरेक्टर्स को करना होता है ना सर? तो इन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा. ठीक है सर? ठीक है. सेक्शन 121 देखो, report on annual general meeting. According to section 121, every listed company shall prepare a report on each annual general meeting, including the confirmations to effect that the meeting was convened, held and conducted as per the provisions of the act and the rules made thereunder. A copy of the report is to be filed with the registered in form number MGT 15. एनुअल मीटिंग का, एनुअल जनरल मीटिंग का रिपोर्ट किस में डालना पड़ता है? MGT 15 फॉर्म में डालना पड़ता है. कब? विद इन 30 डेज. याद रखना, फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ AGM. AGM कंप्लीट होने का 30 दिन के अंदर आपको मीटिंग का रिपोर्ट करना होगा MGT 15 में, along with the prescribed fee according to rule 31 of the company's management and administration rules 2014. The report shall be prescribed in the following manner. और ये जो कंपनी अपना मीटिंग के रिपोर्ट करेगा ना सर, इसको कुछ ऐसे मैनर पे करेगा. देखो सर, रिपोर्ट किसको करेगा सर? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को करेगा, पब्लिक को करेगा. ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का इसका डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का यहाँ पर रिलेशन है. ICSI या ICMAI या ICI, इनका डायरेक्ट कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को ही रिपोर्ट करना पड़ता है. द रिपोर्ट अंडर दिस सेक्शन शैल बी प्रिपेयर्ड इन एडिशन टू द मिनट्स ऑफ द जनरल मीटिंग. तो रिपोर्ट जो बनेगा मिनट्स के थ्रू से बनेगा. मिनट क्या है? पूरा मीटिंग में जो भी बात होता है उसको एक पर्टिकुलर जगह में लिखना पड़ता है सर. पूरा मीटिंग जो बनता है उसको एक पर्टिकुलर वे में लिखना पड़ता है. शॉर्ट हैंड्स में नॉर्मली होता है, उसको बोलते हैं मिनट्स. मैं आप लोगों को बोला था सर, ये मिनट्स में क्या जो भी लिखा होता है ना, ये एक्चुअली बाद में जो कंपनी का मीटिंग मिस करता है वो बाद में मिनट्स देख के ना कंपनी का डिटेल समझ सकता है. मैं डिस्कस किया था इसको प्रॉक्सी वाला क्लास में. हाँ सर, वोटिंग वाला क्लास में, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि मिनट्स में क्या क्या रहता है. ठीक है, तो ये मिनट्स देख के डिसाइड किया जाता है. ठीक है, तो मिनट से ही एक्चुअली AGM का पूरा डिटेल्स सामने आता है. द रिपोर्ट शैल बी साइंड एंड डेटेड बाय द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, और इन केस ऑफ द इनएबिलिटी टू साइन, अगर किसी कारण से साइन नहीं होता, बाय एनी 2 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, वन ऑफ होम शैल बी द मैनेजिंग डायरेक्टर. इफ देयर इज वन एंड कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, तो हो सकता है. इफ देयर इज वन एंड कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, तो ये भी हो सकता है. आपको समझ में आ रहा है सर? CS का बड़ा पावर है सर ये सब मैटर पे. रिपोर्ट शैल बी साइंड एंड डेटेड बाय द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग. ओके, और इन केस ऑफ हिज इनएबिलिटी, अगर चेयरमैन किसी कारण से नहीं कर पाता है टू साइन, बाय एनी 2 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, वन ऑफ हुम शैल बी द मैनेजिंग डायरेक्टर. इफ देयर इज वन, अगर एक ही डायरेक्टर है तो कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, उसका साइन भी करना पड़ता है. ठीक है, इसलिए CS का ये सब केसेस में बड़ा ही इंपॉर्टेंस ही रखा जाता है. सर CS वाले पावर है, बहुत पावर है सर, ध्यान रखना. द रिपोर्ट शैल कंटेन इन डिटेल्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, नेमली द डे, क्या क्या होता है, डे, डेट, आवर, वेन्यू ऑफ द AGM, सब कुछ लिखना पड़ता है. ठीक है, कहाँ हुआ था, क्या हुआ था, कंफर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, नंबर ऑफ मेंबर्स अटेंडिंग द मीटिंग, कंफर्मेशन ऑफ कोरम, वही जितना मेंबर होना चाहिए. आप लोगों को पता है कोरम का, मैं बताया था. कोरम याद है सबको? ये देखो सर कोरम, नंबर ऑफ मेंबर्स, कोरम. नंबर ऑफ मेंबर में तो क्या होता है कि अगर कंपनी का मेंबर 1000 से कम है तो कम से कम 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट रहेगा ना, प्रॉक्सी नहीं सर, पर्सनली प्रेजेंट रहेगा, तो माना जाएगा कि मीटिंग के लिए लोग आए हैं और मीटिंग होगा. ठीक है, अगर नंबर ऑफ मेंबर कंपनी का 1000 से कम है, सॉरी 1000 से ज़्यादा है
बट 5000 से कम है तो 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए। 1000 से ज़्यादा पर 5000 से कम 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए। और अगर नंबर ऑफ मेंबर 5000 से ज़्यादा है तो 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए। अगर प्राइवेट कंपनी है तो पर्सनली 2 मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए, तो मानेंगे कि कोरम आया है। ठीक है सर, ये सब रूल फॉलो होता है, तब जाके कंपनी का मीटिंग का रिपोर्ट बाहर निकल सकता है। ठीक है सर, हर चीज़ का रीज़न है, हर चीज़ का कारण है, तभी होता है। एवी एवी दुनिया में तो पत्ता भी नहीं हिलता सर। हाँ, हवा चले तो ना पत्ता हिले। इसीलिए हर चीज़ का रीजंस को ढूंढो, कारण को ढूंढो, पढ़ने का मजा भी ले लो। कंफर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ द एक्ट एंड रूल्स secretarial standards made there under respect to calling, convening and conducting the meeting, business transacted at the meeting and results thereof। क्या क्या बिजनेस का ट्रांजैक्शंस हुआ है? अगर ऑर्डिनरी बिजनेस का ट्रांजैक्शंस हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं सर, आप लोग जानते हो? ऑर्डिनरी बिजनेस मतलब पहला क्लास ऑफ मीटिंग के क्लास में बोला था सर। ऑर्डिनरी बिजनेस मतलब कोई बताए सर? ऑर्डिनरी बिजनेस मीन्स, बोलो ना, ऑर्डिनरी बिजनेस मीन्स? ये मेरा आवाज आ रहा है क्या? हेलो, आ रहा है। अड्डा। ऑर्डिनरी बिजनेस मीन्स अड्डा। अड्डा में क्या होता है? हाँ सर, अड्डा में क्या होता है ये भी मैंने बोला था लास्ट क्लास में। ये देखो सर, ऑर्डिनरी बिजनेस मीन्स अड्डा। ये देखो, ऑर्डिनरी बिजनेस में क्या होता है? एनुअल अकाउंट्स का डिस्कशंस होता है, डिविडेंड का डिक्लेरेशंस होता है, इसलिए अड्डा बोलते हैं। एनुअल अकाउंट्स, consideration of financial statement and the report of the board of directors and auditors, that's this is the annual accounts का discussions। declaration of dividend if any, A D। फिर appointment of directors in place of retiring one, again D। appointment of fixing of the remuneration of the auditors, A। that's why A D D A। अगर अड्डा का डिस्कशंस का बात है तो फिर वो ऑर्डिनरी बिजनेस पे होता है। सर अड्डा छोड़ के बाकी सब क्या है? अड्डा छोड़ के बाकी सब स्पेशल बिजनेस है। ठीक है, तो क्या बिजनेस का डीलिंग हो रहा है मीटिंग के, ये भी आपको बताना पड़ेगा रिपोर्ट में। ठीक है, अरे हाँ सर, जिनको समझ में नहीं आया अड्डा डिटेल्स, सर लास्ट क्लास में मैंने बहुत डिटेल्स में बोला था, मैं शेयर करूंगा तो एक बार फिर से सुन लेना। बिजनेस ट्रांजैक्टेड एट द मीटिंग पर्टिकुलर विद रिस्पेक्ट टू एडजर्नमेंट पोस्टपोनमेंट ऑफ द मीटिंग। अगर मीटिंग एडजर्न हुआ है, पोस्टपोन हुआ है, उसको चेंज इन वेन्यू हुआ है, एनी अदर पॉइंट रेलिवेंट फॉर द इंक्लूजन इन दिस रिपोर्ट। तो जो कंपनी सेक्रेटरीज इन प्रैक्टिस होते हैं ना सर, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस होते हैं, इन लोगों को ये सब चीज़ों को ध्यान से, इवन सीएमए इन प्रैक्टिस ऑल्सो, ये लोग भी करता है, इनको सारा का सारा चीज़ों का ध्यान रख के जब भी कंपनी का मीटिंग वगैरह का डिटेल्स है वो रिपोर्ट जमा करना पड़ता है, ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए। ये सब पढ़ाई सर कोई एक बार पढ़ लिया और ज़िंदगी भर के लिए भूल गया टाइप का पढ़ाई नहीं है। ये सब पढ़ाई वैसा पढ़ाई है जो एक बार पढ़ लिया और ज़िंदगी भर के लिए अप्लाई करने वाला पढ़ाई है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस मेंटेलिटी के साथ पढ़ रहे हो। Penalty for default: if company fails to file the report within 30 days of the conclusion of the AGM, such company shall be liable to penalty of 1 lakh rupees, and in case of continuing failure, with further penalty of 500 rupees for each day after the first during which such failure continues, subject to maximum of 5 lakh तक जा सकता है। and every officer of the company who is in default shall be liable to a penalty which shall not be less than 25,000 rupees, and in case of continuing failure, with further penalty of 500 rupees for each day after the first during which such failure continues, subject to maximum of 1 lakh rupees। सर पेनल्टी है, पेनल्टी अगर एजीएम का रिपोर्ट जमा नहीं करता है तो। ठीक है, ये इतना पेनल्टी ना पहले नहीं था, जानते हो? ये एक्चुअली ना बहुत घोटाला वगैरह होता था। 1956 एक्ट जो पहले था, 2013 एक्ट आने के बाद ना ये पेनल्टी पे बहुत जोर दिया है। पहले लोग पेनल्टी से डर नहीं लगता साहब, ऐसा बात हो गया था। ठीक है, पेनल्टी से डर नहीं लगता, किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता था। ठीक है, बस अब उसी सब चीज़ को डर को बढ़ाने के लिए, ताकि कंपनीज डुप्लीकेसी ना करे, इसलिए इस तरह का कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया गया है। सेक्शन 100 जो ईजीएम के बारे में बताते हैं, बेसिकली ईजीएम का कॉन्सेप्ट क्या है? ऑल जनरल मीटिंग्स अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग्स आर कॉल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। हु कैन कॉल? द बोर्ड में व्हेनेवर इट डीम्स फिट कैन कॉल एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। जब भी मन करे कर सकता है, इसके ऊपर हार्ड एंड फास्ट रूल उतना नहीं है। बेसिकली ईजीएम सर रिक्वेस्ट में होता है। Provided an extraordinary general meeting of the company other than of the wholly owned subsidiary of a company incorporated outside India shall be held at the place within India। ठीक है सर, नॉर्मली ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये नॉर्मली रिक्विजिशंस पे होता है। किस पे होता है सर? रिक्विजिशंस पे, मतलब रिक्वेस्ट पे। ठीक है, कैसे? इन केस ऑफ ए कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल
such number of members who hold on the date of the receipt of requisitions at least 1/10 of such paid up capital, the company as on that date carries the right of voting. मतलब इतना voting power अगर उसके अंदर है तो request कर सकता है. In case the company not having a share capital, such number of members who hold at the date of receipt of requisitions at 1/10 of the total voting power, या तो voting power 1/10 होना चाहिए या तो shareholding 1/10 होना चाहिए, share capital, तब जाके वो कर सकता है. Requisitionist request डाल के EGM करते हैं सर. ठीक है, यहाँ पर मैं एक आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, आपको समझ में थोड़ा आ जाएगा. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ, देखो सर ध्यान से देख लो थोड़ा. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ इल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, अ कंपनी रजिस्टर्ड इन न्यू दिल्ली, हैज डिसाइडेड टू कॉल एन EGM इन माद्रिद. कहां पर कर रहा है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड इन न्यू दिल्ली has decided to call an EGM in Madrid, Spain, है ना सर, 2 October 2018. Discuss whether the general meeting can be convened on the said date. क्या इस पर्टिकुलर डेट में जनरल मीटिंग होगा? क्या लगता है? हाँ सर, कंपनी दिल्ली का है, मीटिंग माद्रिद में कर रहा है 2 अक्टूबर 2018 को. क्या ये मीटिंग जो है सर, ये माद्रिद स्पेन में मीटिंग होगा? हाँ सर. नो सर, नहीं होगा. बिकॉज द मीटिंग कैन नॉट बी कन्वेंड इन द manner as stated in the facts that questions as per rule 17 subsection 2 of the Companies Act, rule 2014. The requisitionist should hold the meeting in the registered office of the company or in the same city or town in which the registered office is situated, and it should be a working day. national holiday नहीं होना चाहिए. ठीक है, EGM के लिए भी वही बात एप्लीकेबल होता है. The number of, और एक तो क्वेश्चन है, the number of Blue Peacocks Private Limited, ठीक है, the members of Blue Move Peacocks Private Limited holding 1/10 of the voting powers of the company, requisitions meeting on 14th August 2018 to the board of directors. However, the directors did not pay and any heed to such a requisition and did not call an extraordinary general meeting, discuss the consequence of the contravention of the same in accordance with the Companies Act 2013. But the board, after the receipt of the requisitions, does not within 21 days call for a meeting within 45 days of the date of requisitions, then the requisitionists may themselves call and convene the meeting. मतलब requisitions ने रिक्वेस्ट डाला था, रिक्विजिशनिस्ट ने जिसने रिक्वेस्ट डाल के मीटिंग करने के लिए बोला था, on a meeting on 14th August 2018 to the board of directors. However, the directors did not pay any heed to such requisitions and did not call an AGM, discuss the consequence. तो क्या करेगा? अगर रिक्विजिशनिस्ट ने रिक्वेस्ट डाला, अगर 21 डेज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मीटिंग नहीं किया फॉर ए मीटिंग, और विद इन ए 45 डेज ऑफ द डेट ऑफ रिक्विजिशन, और जिस दिन रिक्वेस्ट डाला था उस दिन से 45 दिन के अंदर अगर रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं किया, बात ध्यान से सुनना, within 21 days for the board after the receipt of requisition does not within 21 days call for a meeting, 21 दिन के अंदर नहीं करता है, या फिर within 45 days of the date of request, then the requisitionist, जो लोगों ने रिक्वेस्ट डाला था वो खुद ही मीटिंग कर सकते हैं अपने तरफ से, डायरेक्टर आए ना आए वो खुद कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में जाके मीटिंग कर सकता है. ठीक है सर, ये है कॉन्सेप्ट. ठीक है, EGM का. आई होप समझ में आया. एक बार गो थ्रू करना, अगर कोई डाउट रहेगा मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा. यहाँ पर OPC के बारे में बोला है, क्या OPC AGM करना चाहिए? सर OPC AGM तो नॉर्मली ज़रूरी नहीं है उसके लिए, बट फिर भी कुछ स्पेशल पॉइंट्स है. द सेक्शन स्टेट दैट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 98 to 100 to 111 शैल नॉट अप्लाई टू 1% कंपनी. द ऑर्डिनरी बिजनेस एज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 102 सबसेक्शन 2, दैट इज अड्डा, व्हिच ए कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांजैक्ट एट एन EGM. मतलब नॉर्मली AGM वगैरह करने का जरूरत नहीं है, बट जो ऑर्डिनरी बिजनेस है वो ट्रांजैक्ट जो AGM में होता है शैल बी ट्रांजैक्टेड इन केस ऑफ ए 1% कंपनी एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 3. For the purpose of section 114, any business which is required to be transacted at an AGM or other general meeting of a company by means of an ordinary or special resolutions, it shall be sufficient in case of 1% company. The resolution is communicated by the member to the company and entered in the minute books required to be maintained under section 118 and signed and dated by the member, and such date shall be deemed to be the date of meeting at the purpose of this act. मतलब अगर 114 के हिसाब से कोई स्पेशल रेजोल्यूशन या कुछ लिया जा रहा है तो 1% कंपनी के केस में एक ही मेंबर होता है, तो वो ऐसा कर सकता है. तो बस यही बोला है सर, बस इतना ही बोला है. एक बार OPC को गो थ्रू कर लेना, मुझे नहीं लगता कि आपको और कुछ ज़रूरत होगा. ठीक है, लास्ट एक पॉइंट है
notwithstanding anything in this act where there is only one director on the board of directors of a one-person company, any business which is required to be transacted at the meeting of the board of directors of a company, it shall be sufficient. अगर एक ही director हो तो फिर वही sufficient होगा. In case of such one-person company, the resolutions by such director is entered in the minute books required to be maintained. Okay, मतलब वो director ने जो सोचा वही minute book में जाएगा under section 118 and sign and dated such director, and such date shall be deemed to be the date of the meeting of the board of directors for all the purpose under this act. Because क्या है ना, वन पर्सन कंपनी में एक ही डायरेक्टर होगा ना, शेयर होल्डर हो सकता है बट सॉरी वो एक ही 1% का कंपनी है, तो फिर शेयर होल्डर नहीं होगा, कोई दूसरा पर्सन होगा जिनके साथ वो बिजनेस वगैरह करता है, मीटिंग कर सकता है, तो उसके केस में ये वाला रूल्स फॉलो करना होगा. मैं बस आपको इतना कहूँगा कि ओपीसी और ईजीएम को एक बार गो थ्रू करना, ठीक है. कोई डाउट रहेगा मैं नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर से कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू से आपको समझा दूंगा. अदरवाइज मीटिंग रिलेटेड मेरा हर तरह का कॉन्सेप्ट क्लियर है. कोई डाउट है तो पूछो, बड़ा लंबा डिस्कशन था, आई अंडरस्टैंड. बोलो सर. सर बोलो बोलो. अच्छा सीए फाउंडेशन मीटिंग पार्टটা আছে এটা আমি তোদের স্টাডি ম্যাটেরিয়ালে দেয়নি, কিন্তু অনেক কোশ্চেনে মিটিং রিলেটেড কোশ্চেন করে না, তাই আমি ফাউন্ডেশন স্টুডেন্টদেরকে এই ক্লাসটা করিয়ে দিই. বুঝতে পারলি কথাটা? আমি যখন পড়বো তখন কোন পার্টগুলো পড়বো মিটিং এ? স্টাডি ম্যাটেরিয়ালে তো অনেক জাস্ট আমি যে পয়েন্টগুলোতে আমি মেইনলি ডিসকাশনস করলাম ওই পয়েন্টগুলো করলেই হবে. আদারওয়াইজ ফাউন্ডেশনের জন্য আমি দেখবি আমি এটা যে নোটসটা পাঠিয়েছিলাম ওই নোটসটা তো আমি লিখেছিলাম, জাস্ট কয়েকটা নোটস, মানে যে পার্টগুলো আমি মেইনলি ফোকাস করেছি এই ইজিএম এজিএম এইগুলো, ঠিক আছে আমি তোকে পরে বলে দিচ্ছি তোদের. মিটিং থেকে কেস স্টাডিজ আসবে না তাই তো? না না কেস স্টাডিজ আসে না, ওই জাস্ট কিছু কিছু কোশ্চেন্স না মিটিং এর কিছু ডিটেলস থাকে, সেই জন্য আমি মিটিংসগুলো বলে দিলাম. এজিএম ইজিএম মিনিটস প্রক্সি এই কনসেপ্টগুলো অনেক সময় কোশ্চেনের মধ্যে দিয়ে দেয়, যেটা মেন সিলেবাসের মধ্যে ওরা রাখেনি. নট ভেরি ইম্পর্টেন্ট বাট অনেক কোশ্চেনে চলে আসে তাই বলার. আদারওয়াইজ সেই জন্য নিয়ে নেওয়া, এটা একটা নলেজ রাখা থাকলো, এটা সুবিধা হয়, মিটিংটা বেসিক, আর কোনো কিছু তোদের লাগবে না, আর কিছু তোদের লাগবে না, সেই জন্যই তোদেরকে শেয়ার করা. বাকি সবাইকেই তো মিটিং করতে হবে, সির্ফ সিএ ফাউন্ডেশনের এতটা ডিটেলস জিজ্ঞেস করে না, বাট বাকি সবাইকেই জানতে হবে. সিএস এন্ট্রান্সদেরকেও এই টপিকগুলোর জাস্ট নর্মাল যেগুলো ইম্পর্টেন্ট, আমি যেগুলো নর্মাল বলছি ওইগুলো ইম্পর্টেন্ট, বাকি কিছু ইম্পর্টেন্ট নয়. বাট হ্যাঁ যারা ইন্টারমিডিয়েটের স্টুডেন্টস আছে তাদের সবই পড়তে হবে, চাই সিএস এক্সিকিউটিভ হোক, সিএ ইন্টারমিডিয়েট হোক, সিএস সিএমএ ইন্টারমিডিয়েট হোক, তাদের সব কিছুই পড়তে হবে. ওকে স্যার? ওকে ওকে.